सागर नितल प्रसरण ध्यान रखो, यहाँ से मैग्मा इधर धक्का दे रहा है, सागर नितल प्रसरण यहाँ भी होता है तो यहाँ से धक्का मिलता है। और याद रखो कि जब एक ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराएगी तो ओशियानिक प्लेट नीचे जाती है। प्रोसेस क्या होता है, जब प्लेट टकराती है तो प्लेट नीचे जाना शुरू करती है। इस प्रक्रिया में इन दोनों के सहारे एक गहरे क्षेत्र का निर्माण होता है। इस क्षेत्र में जो गहरा क्षेत्र है, यहाँ अब दोनों जगह से आने वाले अवसाद क्या होंगे और इकट्ठा शुरू हो जाएंगे। तो हम इस स्थिति को बोलते हैं कि यहाँ भूसन्नतीय दशा का निर्माण हो गया, जियोसिंक्लिनल पोजीशन यहाँ पे फॉर्म हो गई। भूसन्नति क्या होती है, भूसन्नति एक लंबी सक्रिय जलीय संरचना होती है जिसमें अवसादन और अवकलन दोनों होता है। प्लेट टेक्टोनिक्स में भी भूसन्नति को स्वीकार किया गया है, लेकिन वो दूसरे तरीके से स्वीकार किया गया है, जो पहले था वो तरीका नहीं। तो इसमें माना जाता है कि जब दो प्लेट टकरा करके एक प्लेट नीचे जाने की कोशिश करती है तो यहाँ पर भूसन्नति का निर्माण होता है। महाद्वीप की तरफ से सेडिमेंट आता है, ओशन की तरफ से भी कुछ सेडिमेंट आता है और ये सेडिमेंट यहाँ जमा होता है। प्लेट नीचे जा चुकी होती है तो इसका पिघलना जारी होता है और हो सकता है इसके पिघलने से इसमें ज्वालामुखी उद्गार होने लगे। राइट, जब ज्वालामुखी यहाँ उद्गार होने लगे महाद्वीपों पर एक लंबी श्रृंखला बन जाए तो इसे हम वोल्केनिक आर्क कहते हैं, इसे हम ज्वालामुखी चाप कहते हैं। तो वोल्केनिक आर्क बनी हुई है और इसी समय यहाँ पर सेडिमेंट खूब जमा हो गए हैं और अगर अब प्लेट नीचे जाती है तो यह यहाँ के सेडिमेंट को क्या करेगी, प्रेस कर देगी और जब प्रेस कर देगी तो यहाँ के सेडिमेंट वलित हो जाएंगे और इस झटके के कारण जो भी वलित मटेरियल है वो क्या होगा, इस प्लेट पे आ जाएगा। और जब इस प्लेट पे आ जाएगा तो यहाँ ज्वालामुखी उद्गार पहले ही था, उस ज्वालामुखियों के साथ यह वलित पर्वत क्या होगा, जुड़ जाएगा। दोनों आपस में क्या होंगे, सट जाएंगे, दोनों संलयित हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। अब जब यहाँ से मलबा निकल गया, यहाँ पे चला आया है, अब यहाँ पर एक गर्त का क्या हो गया निर्माण, एक गहरे क्षेत्र का गर्त का निर्माण। अब यहाँ से नदियां वगैरह जो महाद्वीपों की नदियां हैं वो सेडिमेंट यहाँ डालती रहेंगी और लाखों करोड़ों साल में फिर से ये गर्त क्या हो सकती है, भर सकती है, गतियां होती रहेंगी। अगर गर्त के साथ गतियां और तेज हो गई और अवसाद रहा तो वलित पर्वतों का क्रम क्या होगा, निर्मित होता चला जाएगा। तो इस प्रक्रिया में जो कॉन्टिनेंटल ओशियानिक है, यहाँ पर जहाँ वलित पर्वतों का निर्माण होता है वहीं ज्वालामुखी उद्गार भी होते हैं, वहीं भूकंप भी होते हैं, वहीं यहाँ पर गर्त का निर्माण भी हो रहा होता है। और दूसरी तरफ अगर यहाँ तेज भूकंप आ जाए तो यह सुनामी को भी ट्रिगर कर सकती है। सुनामी कुछ और नहीं है, भूकंप के कारण कई कारण हो सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं तो हम बात कर लें कि भूकंप के कारण अगर बृहद स्तर पर महासागरीय जल विस्थापित होता है और तरंगों की श्रृंखला उत्पन्न होती है तो उसे सुनामी कहते हैं। अब ऐसे बात समझो कि अगर यहाँ पर 20 कारें या 100 कारें ले ही रहे है ना, 100 कारें हैं और एक मीटर की दूरी पर चल रही हैं, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर चल रही हैं और स्पीड है 800 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये तभी चल पाएंगी जब ये हर पीछे वाली को यह विश्वास होगी कि आगे वाली कार ब्रेक नहीं मारी, ठीक है ना। और सब ये चल रही हैं, अगर यहाँ आगे वाली कार ने ब्रेक मार दी तो अब क्या होगा, अब सारी कारें एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगी, ऐसा कहेंगे अध्यारोपित हो जाएंगी। इसी तरह जब ओशन में भूकंप वगैरह आता है तो बहुत सारी तरंगें डेवलप होती हैं, ये तरंगें चल रही होती हैं। जब ये गहरे महासागरीय भाग में होती हैं तो इनको घर्षण बल कम लगता है, राइट, और इनकी भी स्पीड इतनी ही होती है 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल रही होती हैं। लेकिन जैसे ही आगे वाली तटीय क्षेत्र में पहुंचेगी, जल की गहराई कम होगी तो ये नीचे रगड़ खाने लगेगी, घर्षण, और जब घर्षण हो जाएगा तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी और बाकी वाली क्या होगी, इसके ऊपर चढ़ जाएगी, अध्यारोपित हो जाएंगी। तो जब ये तटों पर पहुंचेंगी तो इनकी ऊंचाई में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। और जापान वाले देखते थे कि तट के किनारे आके बहुत ऊंची ऊंची हो रही हैं तो उन्होंने ही एक टर्म दे दिया, क्या, सुनामी। सू का मतलब होता है यहाँ पर बंदरगाह, नामी का मतलब है तरंगे। इसका मतलब ये कैसी तरंगे, बंदरगाही तरंगे। वे तरंगे जो तटीय क्षेत्रों में आकर अत्यधिक ऊंचा रूप धारण कर लेती हैं सुनामी कहलाती हैं, राइट। वो बहुत सारे कारणों से सकती हैं, लेकिन महासागरीय क्षेत्र में या तटीय क्षेत्र में आया भूकंप एक प्रमुख कारण होता है। लेकिन किसी भी तरह बड़े पैमाने पर महासागरीय जल का विस्थापन हो और तरंगों की एक श्रृंखला का निर्माण हो जाए और तटीय क्षेत्रों में जाकर वह एक दैत्याकार रूप धारण कर ले, मॉन्स्टर्स फॉर्म यहाँ पर ये धारण कर ले, तो हम उसे सुनामी कहते हैं। तो यहाँ भी सुनामी की दशाएं निर्मित होती हैं। यद्यपि थोड़ा उतना ज्यादा चांस नहीं होता, लेकिन बन सकती है सुनामी अगर तीव्र भूकंप आए। इसी तरह अगर हम यहाँ पर जुआन डी फूका प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट की टक्कर देखें तो जुआन डी फूका प्लेट क्या होगी, नीचे जाएगी। और इसी तरह यहाँ पर वलित पर्वत, यहाँ पर ज्वालामुखी, यहाँ पर भूकंप, यहाँ पर गर्त और इसके साथ सुनामी की संभावनाएं, राइट। लेकिन एक अलग केस हो जाता है जब हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और बाकी जो इधर पैसिफिक प्लेट है। इस टक्कर में सीधा यहाँ पर सबडक्शन न होकर फ्लैट स्लैब सबडक्शन है, इसलिए रॉकी पर्वत किनारे पे न बनकर क्या है, थोड़ा अंदर की तरफ आ जाता है। ज्वालामुखी उद्गार का स्तर भी उतना ज्यादा यहाँ पर नहीं है। यद्यपि इस जाने की प्रक्रिया में यहाँ एक गर्त का निर्माण जरूर होता है, जैसे हम बोलते हैं एल्यूसियन गर्त। यहाँ पर जब भी आप देखेंगे तो एल्यूसियन गर्त आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर रॉकी का केस थोड़ा सा अलग हो जाता है। ये था हमारा कॉन्टिनेंटल एंड ओशियानिक। जब हमने यहाँ ओशियानिक देखा तो ओशियानिक प्लेट कन्वर्जेंस में जो है, जो पुरानी ओशियानिक प्लेट होगी उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाली ओशियानिक प्लेट नीचे जाएगी। तो मोटे तौर पे हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि प्रशांत महासागरीय प्लेट का यहाँ पर यूरेशियाई प्लेट के नीचे क्या है, क्षेपण होता है। महासागर की तली पे सेडिमेंट उतने ज्यादा नहीं होते कि बृहद पैमाने पर वलन हो जाए। तो यहाँ जब अधिक घनत्व वाली प्लेट जब नीचे जाती है तो दूसरी प्लेट पर ज्वालामुखी उद्गार होते हैं और एक लंबे समय तक, ये 2-4 साल में नहीं बने, हजारों साल लाखों साल की प्रक्रिया है। एक लंबे समय तक जब मैग्मा दूसरी प्लेट के ऊपर इकट्ठा होता रहता है तो जो यहाँ पर ज्वालामुखी से जो लावा जमा होता है वो अंततः बाहर आकर के द्वीपों का रूप धारण कर लेता है। तो जब दो महासागरीय प्लेट टकराती हैं तो अधिक घनत्व वाली प्लेट नीचे जाती है और ज्वालामुखी क्रिया पर दूसरी प्लेटों पर ज्वालामुखी की श्रृंखला का निर्माण होता है और इससे द्वीप बनते हैं। अब यहाँ पर द्वीप हो सकते हैं या द्वीप के साथ भी क्या हो सकते हैं, ज्वालामुखी। कई जगह सक्रिय ज्वालामुखी हो सकते हैं। अगर वहाँ की प्लेट कंज्यूम हो गई है, वहाँ पर नया मैग्मा नीचे नहीं बन रहा है तो ज्वालामुखी द्वीप जो है ज्वालामुखी रहित भी हो सकते हैं, राइट। तो दूसरी प्लेट पर ज्वालामुखी द्वीपों का निर्माण होता है। इन्हीं ज्वालामुखी द्वीपों को द्वीपीय चाप कहा जाता है। जब ये अधिक विस्तारित हो जाते हैं तो ये तोड़ कहलाते हैं। तो यहाँ पर ज्वालामुखी द्वीपों के साथ भूकंप आएगा और चूंकि ये महासागरीय भाग है तो महासागरीय भाग में गर्त का निर्माण होगा और सुनामी के चांस सबसे ज्यादा रहेंगे, क्योंकि महासागरीय क्षेत्र में हो रहा है और 6 से ज्यादा तीव्रता का भूकंप आया तो बड़ी मात्रा में यह पानी को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। तो जापान द्वीपों के निर्माण में हम प्रशांत प्लेट का क्षेपण यूरेशियाई प्लेट के महासागरीय भाग के नीचे मानते हैं, लेकिन वास्तव में यहाँ 3 प्लेटें हैं। एक प्लेट यहाँ पर प्रशांत है, यह यूरेशियाई है, और इधर से एक प्लेट जो क्रिया कर रही है कौन सी है, फिलीपींस। 3 प्लेट हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती है, लेकिन हम व्याख्या दूसरी भी कर सकते हैं जो हमने कल किया। फिर इसके बाद फिलीपींस द्वीपों का कैसे निर्माण हुआ, तो यहाँ पर फिलीपींस प्लेट की टक्कर हुई है सुंडा प्लेट से, जो कि यूरेशियाई प्लेट का दक्षिण पूर्वी भाग है, राइट। तो सुंडा प्लेट का जो थोड़ा ओशियानिक पार्ट है यहाँ पे टक्कर हुई है, फिलीपींस प्लेट नीचे गई है और यहाँ पर इन द्वीपों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, राइट।
अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इंडोनेशिया के द्वीपों का निर्माण कैसे हुआ है। तो इंडोनेशिया के जो प्रमुख द्वीप हैं, यहाँ पर एक प्लेट आ रही है, कौन सी? इंडो ऑस्ट्रेलियन। अब हम ऑस्ट्रेलियन भी कह सकते हैं, या तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और यह किसका प्लेट का भाग है? सुंडा प्लेट। और इसमें इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का क्षेपण हुआ है, और इस क्षेपण में यहाँ पर इंडोनेशिया के द्वीप क्या है? निर्मित हुए हैं। अब देखो, इंडोनेशिया के द्वीप के निर्माण के संदर्भ में दो परिकल्पनाएं हैं। इंडोनेशिया द्वीप निर्माण, तो इसके निर्माण के संदर्भ में दो परिकल्पनाएं हैं। एक परिकल्पना यह है कि हिम युग में एक ऐसा भी समय रहा है जब एक बड़े क्षेत्र में बर्फ थी, महासागरीय जल स्तर थोड़ा कम हो गया था इस एरिया में। तो एक ऐसा भी समय था जब ये माना गया कि आज जो इंडोनेशिया के द्वीप दिखाई पड़ रहे हैं, वे हिम युग में जब महासागरीय जल स्तर कम था, तब ये एशिया के मुख्य भाग से क्या थे? जुड़े हुए थे। ये एशिया के मुख्य भाग से जुड़े हुए थे। लेकिन जब हिमयुग समाप्त हो गया, बर्फ पिघल गई है, महासागरीय जल स्तर ऊपर उठाया है, तो इसके बहुत से भाग क्या हैं? नीचे डूब गए हैं। और जो ऊपर बचे हुए भाग हैं, वो वर्तमान में द्वीप के रूप में हमको दिखाई पड़ रहे हैं। इन्हें कॉन्टिनेंटल आइलैंड कहा जाता है, महाद्वीपीय द्वीप कहा जाता है, जो महाद्वीप के हिस्सा थे, महाद्वीप के पार्ट थे। लेकिन महासागरीय जल के स्तर के बढ़ने के कारण निचले भाग डूब गए हैं, और ये वर्तमान में द्वीप के रूप में हमको दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जब इनके अधिकांश द्वीपों का अध्ययन किया जाता है, तो यह पाया जाता है कि इनमें अधिकांश द्वीप जो हैं वो वोल्केनिक नेचर के हैं, वो ज्वालामुखी प्रकार के हैं, और इसकी व्याख्या ओशियानिक प्लेट कन्वर्जेंस द्वारा ही की जा सकती है। इसलिए हम इसी को यहाँ पर क्या है? उपयुक्त मानते हैं। देखने लिखो, इंडोनेशिया द्वीप समूहों का निर्माण। इंडोनेशिया द्वीप समूहों का निर्माण, हाँ तो सभी लिखो, बात करें। इंडोनेशिया द्वीप समूहों का निर्माण, ऐसा लिखिए, इंडोनेशिया के द्वीप समूहों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित दो अवधारणाएं प्रस्तुत की जाती हैं। दो अवधारणाएं प्रस्तुत की जाती हैं। नंबर 1, प्रथम अवधारणा के अंतर्गत हिम युग ऐसा समय था जो बड़े क्षेत्र में बर्फ थी, ये प्लीस्टोसीन काल की बात है। हिम युग में इंडोनेशिया के द्वीप समूह जो वर्तमान के हैं, इंडोनेशिया के द्वीप समूह एशिया महाद्वीप के मुख्य भाग से जुड़े हुए थे। किंतु हिम युग की समाप्ति पर महासागरीय जल स्तर के बढ़ने से इनके निचले भाग महासागरीय जल में डूब गए तथा अपेक्षाकृत अधिक ऊंचे भाग वर्तमान में द्वीपों के रूप में पाए जाते हैं। नंबर 2, किंतु इंडोनेशिया के द्वीपों के अध्ययन के उपरांत ज्ञात होता है कि अधिकांश द्वीप ज्वालामुखी प्रकृति के हैं तथा इनकी उत्पत्ति की व्याख्या प्लेट विवर्तनकी के अंतर्गत महासागरीय प्लेट अभिसरण के सहारे की जा सकती है। इन द्वीपों के निर्माण में इंडो ऑस्ट्रेलियन तथा सुंडा प्लेट के महासागरीय भाग के अभिसरण का योगदान है जिसमें इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के क्षेपण से सुंडा प्लेट पर
ज्वालामुखी क्रिया में इन द्वीपों का निर्माण हुआ है। ज्वालामुखी क्रिया में इन द्वीपों का निर्माण हुआ है। इंडोनेशिया के कुछ द्वीपों की उत्पत्ति जैविक क्रिया में भी हुई है। उत्पत्ति जैविक क्रिया में भी हुई है तथा ये प्रवाल द्वीप हैं। प्रवाल द्वीप कोरल आइलैंड। यहां पर आगे देखेंगे हम बहुत छोटा सा एक जीव होता है पॉलिप। ये ट्यूब जैसा होता है तो इसको पॉलिप कहा जाता है। इसमें कई इस तरह से टेंटिकल्स होते हैं। ये ऑफ वाइट कलर का होता है। ऑफ वाइट कलर होने का मतलब है कि इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने की क्षमता नहीं, लेकिन ये अपने इस टेंटिकल से सूक्ष्म जीवों को पकड़ के अपना भोजन प्राप्त करता है। लेकिन इससे केवल इसका 40% काम चल पाता है। यह 60% भूखा रहता है। तो 60% भूखा रहेगा तो इसके मरने के चांस बढ़ जाते हैं। इसकी एक और खासियत है कि अपने मुंह से कैल्शियम कार्बोनेट या चूने का स्राव करता है और अपने चारों तरफ एक खोल का क्या करता है, निर्माण करता है, एक्सोस्केलेटन का निर्माण करता है। राइट। प्रकृति में एक पाया जाता है और दूसरा जीव, यह एक एल्गी होता है जुजन थैले, और यह प्रकाश संश्लेषण कर लेता है। विभिन्न कलर में प्रकाश संश्लेषण कर लेता है, इसलिए यह ऑटोट्रॉफ है। यह अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर ले तो स्वपोषी है। राइट। अब नेचर में इन दोनों को अपनी अपनी चीज़ों की जरूरत है। इसको घर चाहिए, इसको भोजन चाहिए। राइट। इसके पास खोल है, मतलब खोली तो है जहाँ ये रह सकता है। राइट। और नेचर में ये दोनों सहजीविता, सिम्बियोसिस, अब याद रखना हर कोरल सहजीविता में नहीं आता है। ठीक है ना। कई ऐसे कोरल होंगे जो सहजीविता में नहीं पाए जाएंगे। हाँ, ये हैं, ये इसमें पाए जाते हैं। तो ये इसको अपने ऊतकों में जगह देता है। कैसे देता है आगे बात करेंगे। बस ये अपनी खोली में जगह देता है। जैसे ये इसके साथ इसके अंदर आ गया तो इसके जीवन में रंग आ गया। यह क्या हो गया, रंगीन हो गया, है ना। ये हरा रंग किसने डाला टाइप का, है ना। तो यह इसमें लाइफ आ गई। राइट। अब ये इसमें बना रहेगा। अब यह जो सिस्टम है, इसी तरह के कोरल को हम ज़्यादा जानते हैं। अब दो है, अगर यह इनका सिस्टम ऐसे बना रहा, सहजीविता बनी रही, तो एक सामान्य जिंदगी जिएगा। अगर बीच बीच में कुछ तनावपूर्ण माहौल आते गए, इनके बीच तलाक होता गया, कुछ होता गया, ये अलग हो जाएगा। जैसे ही कोरल से यह एल्गी अलग होगा, वैसे ही क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे प्रवाल विरंजन हो गया। क्या हो गया, प्रवाल विरंजन। और जो यह जीव है, यह जीव जैसे ये पानी है, तो महासागर के नीचे कोई अगर प्लेटफॉर्म मौजूद है तो 60-70 मीटर से अधिक गहराई में न हो, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा गहराई में होगा तो सनलाइट नहीं पहुँच पाएगी। तो यहाँ पर कोई अंदर डूबा हुआ कोई अगर कहा जाए कि चट्टानी क्षेत्र है या कुछ भी है, तो इसको हम बोलते हैं सबमरीन प्लेटफॉर्म। यह अंतर समुद्री प्लेटफॉर्म है। और यह जो कोरल है वह इसी प्लेटफॉर्म में आ जाता है, अपने आप को स्थापित करता है, और ये असंख्य रूप में बहुत सारी मात्रा में आकर ये अपनी कॉलोनी का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब जब एक कोरल मरता जाता है तो दूसरा कोरल उसके ऊपर क्या है, आ जाता है, अपना घर बसाता है, कवच बनाता है, और करते 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 बहुत एक लंबे समय में इनके कहा जाए कि कंकालों से, अस्थिपंजर से, क्योंकि ये चूने के बने होते हैं, तो चूने के अस्थिपंजर से यहाँ पर एक दीवार जैसी संरचना का निर्माण हो जाता है। उसे क्या कहते हैं, प्रवाल भित्ति कहते हैं। राइट। ये कई तरह के होते हैं और उसी हिसाब से अपना निर्माण करते हैं। अगर इसी प्रक्रिया में कभी ये वाला हिस्सा ऊपर उठ जाए या महासागर का जल स्तर नीचे चला जाए, तो ये वाला जो हिस्सा बना है कोरल से, ये क्या होगा, बाहर आ जाएगा। और जब ये बाहर आ जाएगा, इसी को हम क्या कहेंगे, कोरल द्वीप है। इसी को हम कहेंगे ये प्रवाल द्वीप है। अर्थात इसका निर्माण प्लेट टेक्टोनिक से नहीं हुआ है। इसका निर्माण किस प्रक्रिया में हुआ है, जैविक प्रक्रिया में हुआ है। जैविक प्रक्रिया में हुआ है। तो इंडोनेशिया में, इवन दो फिलीपींस में भी कई ऐसे द्वीप हैं जिनका निर्माण प्रवालों द्वारा किया गया है, अर्थात वो जैविक प्रवृत्ति के हैं। जैसे भारत में लक्षद्वीप प्रवालों से ही बने हैं, विशेष प्रकार का एटॉल बोलते हैं, आगे देखा जाएगा। राइट। तो जो इंडोनेशिया के द्वीप समूह हैं, उनके निर्माण की प्रक्रिया के लिए दो सिद्धांत हैं, लेकिन दूसरा ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा कुछ द्वीपों का निर्माण जैविक क्रिया में हुआ है, अर्थात वो प्रवाल जैसे जीवों द्वारा निर्मित हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो ये तीनों मेजर जो यहाँ पर द्वीप समूह बनते हैं, इन तीनों द्वीप समूह के निर्माण की व्याख्या हम ओशियानिक प्लेट कन्वर्जेंस के सहारे कर सकते हैं। ये वाला हिस्सा समझ में आया, इंडो ऑस्ट्रेलियन, ये प्लेट नीचे जाना और यहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया में इनका निर्माण होना। ठीक है। ये हो गया ओशियानिक कन्वर्जेंस। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते, जैसे निहारिका आकाशगंगा में क्या अंतर है। बेटा आकाशगंगा बिल्कुल विकसित रूप है, निहारिका प्रारंभिक रूप है। निहारिका धूल गैस का बादल है, और जबकि आकाशगंगा में तारे वगैरह पाए जाते हैं। कार्डिलेरा किसे कहते हैं, देखो कार्डिलेरा जब हम कहते हैं तो कार्डिलेरा अलग समय में अलग अलग प्रक्रियाओं में बने हुए पर्वतों की समानांतर व्यवस्था को कहते हैं। अलग समय में अलग अलग प्रक्रिया में बने पर्वतों की समानांतर व्यवस्था को कार्डिलेरा कहते हैं। ठीक है ना। मेंटल प्रूफ बेटा आगे आएगा जब हम बात कर रहे होंगे इंट्राप्लेट वोल्केनो की। द्वीपीय चाप और ज्वालामुखी चाप में क्या अंतर है, बिल्कुल साफ अंतर है। द्वीपीय चाप में क्या बनेगा, द्वीप बनेगा। राइट। और ये कहाँ बनेंगे, महासागरीय भाग में बनेंगे। और जब हम ज्वालामुखी चाप की बात कर रहे होंगे तो कॉन्टिनेंटल पार्ट पे जो ज्वालामुखियों की श्रृंखला बनेगी वो क्या होगी, वोल्केनिक आर्क कॉन्टिनेंटल में। ठीक है। द्वीपीय चाप कहाँ, ओशियानिक में। ठीक है। हाँ, एक काल है तो कुछ अभी इतना याद रखे हो, आगे कहीं बात करते हैं। संबंध पता नहीं चल रहा है ना, अभी हम पता करा देते हैं, समझ लो। अभी देखते हैं कुछ करते हैं इसमें, है ना। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, वो चीज हटा दो, बाकी प्लेट दिख रही नहीं, कुछ कहीं नीचे जा रही है, कुछ नहीं दिख रही, नहीं आ रहा पीछे तक में। बड़ी टेंशन ना हो, 20% आ रहा हो समझ में, 20% आ रहा नहीं आ रहा। ठीक है ना। तो बस इतने यूपीएससी निकल जाती है। पूरा आ गया तो पढ़ाओगे, मैं बता रहा हूँ। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से काराकोरम पर्वत श्रृंखला बढ़ रही है। पर्वत श्रृंखला नहीं बढ़ रही है बेटा, इससे हिमनद बने हुए, हिमनद और जगह हिमनद पिघल रहे हैं, पर यहाँ पर हिमनद क्या है, मेंटेन है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ की दर बढ़ी है, पिछले 40 सालों का डेटा आया है, और उसमें बर्फबारी की दर बनी हुई है, इसलिए वहां पर हिमनदों का क्या है, निर्माण बना हुआ है। राइट।
ताकि जरा देखते हैं आपकी बात। अब एक खड़ी लिखो महाद्वीपीय प्लेट अपसरण। हाँ, तो हमने कहा क्या कि जहां ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है वहीं पे जैविक क्रिया हुई है। मैंने पहला चेंज करके लिखा है, इसके अतिरिक्त कुछ भी इसके किससे निर्मित है? जैविक क्रिया इस तो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो जैविक पाए जा रहे हैं तो वहां पाए जा रहे हैं। तो इंडोनेशिया के कुछ द्वीपों का निर्माण किससे हुआ है? प्रवाल भित्तियों से। हमें उसमें प्रवाल भित्ति तो बतानी पड़ेगी ना, राइट? तो उस ऐसा नहीं है कि हर जगह आग लगी हुई है बिल्कुल, है ना? ज्वालामुखी के क्षेत्र में ज्वालामुखी है, बाकी जगह जहां प्रवाल काम कर सकते हैं वहां प्रवाल काम कर रहे हैं और प्रवालों से द्वीपों का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है, ठीक है ना? तो दोनों प्रक्रिया यहाँ के द्वीपों में आपको क्या करनी पड़ेगी? शो करनी पड़ेगी, ठीक है? अब देखो जैसे अंडमान में ज्वालामुखी है और अंडमान में भी प्रवाल द्वीप है। ऐसा नहीं अंडमान में प्रवाल द्वीप नहीं है, वहां भी प्रवाल है। तो कहोगे जहां ज्वालामुखी वहां प्रवाल नहीं होगा तो थोड़ी। कैरेबियन में ज्वालामुखी है, वहां बहामास प्रवाल द्वीप है, तो अब देखो वहां प्रवाल कैसे आ गया? वहां पर ज्वालामुखी की क्रिया का प्रभाव नहीं है, तो वहां पर उनके विकास की दशा का क्या हो गया? निर्माण हो गया, है ना? अब देखो महाद्वीपीय प्लेट अपसरण, महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण, कॉन्टिनेंटल प्लेट कन्वर्जेंस, कॉन्टिनेंटल प्लेट कन्वर्जेंस, महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण। अब इसकी एक बात हम थोड़ा सा समझ लें तो थोड़ा सा करना आसान हो जाएगा। देखो क्या है, अगर यहां पर कोई कॉन्टिनेंटल पार्ट है और यहां पर दूसरा कॉन्टिनेंटल पार्ट है, लेकर जो ऐसे जोड़ ही देते लगे, मान लो ये दो अगर कॉन्टिनेंटल पार्ट है, मान लो कॉन्टिनेंटल, तो इनके बीच एक क्या होगा? पहले ओशियानिक पार्ट, इनके बीच महासागरीय भाग होगा, राइट? और यहां पर मान लो ये महासागरीय हिस्सा है, ये वाला, और इसके बाद यहां से कॉन्टिनेंटल पार्ट है। और जब यहां पर दोनों महाद्वीपीय प्लेटें आगे की ओर आएंगी तो पहले इन दोनों प्लेटों के टकराने के पहले जो ये महासागरीय प्लेट है ना, ये महाद्वीपीय प्लेट क्या होगी? नीचे जाएगी। किसी भी महाद्वीपीय प्लेट के नीचे जा सकती है या दोनों महाद्वीपों के नीचे जा सकती है। कंडीशन ऐसी हो सकती है, मान लो ये महाद्वीपीय है और बीच में महासागरीय प्लेट है, तो महासागरीय प्लेट आधी इधर जा सकती है, आधी इधर जा सकती है, ये हो सकता है। या ये हो सकता है कि कई बार कोई महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट इनकी गति की दिशा दूसरे वाले की तरफ हो, तो ये वाला दोनों आगे बढ़ेंगे और ये पहले महासागरीय प्लेट क्या होगी? नीचे चली जाएगी, खत्म हो जाएगी और तभी आपस में क्या हो जाएंगे? टकरा जाएंगे, राइट? तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा कि अगर दो महाद्वीपीय प्लेट है तो उनके बीच एक महासागरीय प्लेट होती है, महासागरीय भाग होता है, और इस प्रक्रिया में पहले महाद्वीप और महासागरीय प्लेट का अभिसरण होता है। और जब महासागरीय प्लेट किसी महाद्वीपीय प्लेट के नीचे जाकर समाप्त हो जाती है तब ये महाद्वीपीय प्लेटें आपस में क्या है? टकराती है, राइट? और फिर इस प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक घनत्व नहीं हुआ तो अधिक वेग। अब यहाँ वेग महत्वपूर्ण है। अधिक वेग वाली प्लेट का क्या होता है? क्षेपण होता है। अधिक वेग वाली प्लेट का क्षेपण होता है, क्योंकि घनत्व का अंतर बहुत ज्यादा नहीं होता, ये क्षेपण बहुत गहराई में नहीं होता है और यह सीमित क्षेपण होता है, अतः यहाँ ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। लेकिन ये क्योंकि दोनों प्लेटें हल्की प्लेटें नहीं है, टक्कर बहुत भयानक होती है, दोनों एक दूसरे पर पर्याप्त बल लगाते हैं, तो यहाँ जो अवसाद महासागरीय जो अवसाद थे वो वलित होते हैं और वलित होने पर अत्यधिक ऊंचे पर्वतों का निर्माण होता है। और अब की बार जो पर्वत है वो किसी एक प्लेट में नहीं होता, पर्वत का विस्तार दोनों प्लेटों पर होता है। क्योंकि इस तरह की टक्कर में हिमालय का निर्माण हुआ है, इसलिए इस प्रकार की प्लेट टकराने से जो पर्वत बनता है उसे हिमालय तुल्य पर्वत निर्माण प्रक्रिया कहा जाता है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? हिमालय है, ठीक है? इसमें लिखें, इस प्रकार के प्लेट अभिसरण में दो महाद्वीपीय प्लेटें अभिसरित होती हैं तथा प्रथम चरण में इनके मध्य स्थित दोनों महाद्वीपीय, इनके मध्य स्थित महासागरीय प्लेट का क्षेपण होता है तथा उसके समाप्त होने के उपरांत दोनों महाद्वीपीय प्लेटें आपस में टकराती हैं, जिसमें अपेक्षाकृत अधिक घनत्व और वेग ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, अधिक घनत्व और वेग वाली प्लेट का दूसरी प्लेट में, अधिक घनत्व और वेग वाली प्लेट का दूसरी प्लेट में क्षेपण होता है तथा महासागरीय अवसादों के, जो महासागरीय प्लेट गई है उसके अवसादों के, महासागरीय अवसादों के वलन से ऊंचे वलित पर्वत निर्मित होते हैं, एक बार इधर देख लो, इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, बीच में टेथिस सागर। अब ये कंडीशन थोड़ा आप ध्यान दे रहिएगा, यहां पर देख रहे हो यूरेशियन प्लेट है, अभी इंडियन प्लेट आपको दिख नहीं रही है, इसके बीच यहां पर टेथिस सागर, राइट? इस वाली कंडीशन में यहां पर भारतीय प्लेट, टेथिस सागर प्लेट एक ही दिशा में जाकर यूरेशियन प्लेट से क्या है? टकराते हैं। यूरेशियन प्लेट ऐसे जा रही है तो भारतीय प्लेट ये ऐसे आ रही है, राइट? तो यहां पर सबसे पहले आप देखोगे लिखा है सबडक्टिंग ओशियानिक लिथोस्फीयर, राइट? तो पहले दो महाद्वीपीय प्लेटों के बीच जो महासागरीय प्लेट होगी वह सबडक्ट होगी, वह जब समाप्त हो जाएगी तब जाकर के दोनों महाद्वीपीय प्लेटें आपस में टकराएंगी
अब देखो पहले स्टेप में जब ये महासागरीय प्लेट जा रही होगी तब दूसरे पर ज्वालामुखी क्रिया संपन्न हो रही होगी। जैसे जैसे अगर हम देखें क्या बाकी सब जा रहा है ना, चलो। लेकिन अगर हम देखते हैं ऐसे समझ लो वो अवसाद पड़े कहां थे, अवसाद पड़े कहां थे? महासागर में। तो जो महासागर में अवसाद एक्यूमुलेट थे उनसे क्या होगा? वलित पर्वतों का निर्माण होगा। तो जैसे आप जो महासागर देखते हो, जैसे मान लो किसी तटीय क्षेत्र में जाओ तो उसके भी सेडिमेंट कहां इकट्ठा होंगे? महासागर में ना, महासागरीय भाग में। तो जो सेडिमेंट महासागरीय भाग में उन्हीं का क्या होगा? वलन होगा, उन्हीं का वलन होगा। तो महासागरीय जो भी सेडिमेंट है वो क्या हो जाते हैं? वलित। हम नहीं करेंगे महासागरीय प्लेट के अवसादों के वलन से, हम कह रहे हैं महासागर। अब देखो अब इधर से आपको दिख जाएगी क्या? इंडियन प्लेट, ठीक है। अब याद रखो भारतीय प्लेट जो है यह गोंडवाना किससे टूटी है? गोंडवाना लैंड से, राइट। तो जब वो गोंडवाना लैंड से टूटी होगी तो वहां पर टकटक क्या हुआ होगा? निर्माण। तो वहां से मैग्मा आ रहा होगा और वो मैग्मा भारतीय प्लेट और आगे के हिस्से को क्या कर रहा होगा? धक्का दे रहा होगा। और ये पूरे सिस्टम को लेकर क्या हो रही है? आगे की ओर जा रही है। यूरेशियाई प्लेट तो ऐसे जा रही है ना, कल्पना करो यूरेशियाई प्लेट ऐसे, भारतीय प्लेट ऐसे। अभी भी भारतीय प्लेट के बिल्कुल पीछे उधर देखोगे तो कटक बना हुआ है हिंद महासागर, राइट। वो आगे क्यों क्या करता है? धक्का देता है। तो अब यहाँ देखो जो ये 33 सी प्लेट है ये पहले क्या होगी? नीचे जाएगी। और 33 सी प्लेट जब ये नीचे गई और यहाँ पर अवसाद चढ़ रहे हैं तो इनसे भी कुछ पर्वतों का क्या होगा? निर्माण हो जाएगा, राइट। और फिर असली टक्कर ये होगी जब ये आएगा। अब देखो पहले पूरी प्लेट चली जाने दो, ये प्लेट गया। अभी भी यहाँ पे ध्यान दोगे नीला पार्ट बचा हुआ है, अर्थात अभी भी 33 सागर की प्लेट तो गई लेकिन उसका जल क्या है? अभी फैला हुआ है, राइट। अब यह भारतीय प्लेट एंट्री करेगी यहाँ पर, अब यह प्रेशर देगी तो उससे और हिमालय पर्वत का क्या होगा? निर्माण होगा। अब ये देखो इंडियन प्लेट क्या है? नीचे चली आई। जब इंडियन प्लेट नीचे चली आई तो अब इस प्लेट का सीमित क्षेत्र हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है, और महासागरीय प्लेट खत्म हो गई। और जब महासागरीय प्लेट खत्म हो गई तो यहाँ पर होने वाला जो ज्वालामुखी उद्गार था वो भी क्या हो गया? वो अब रुक गया, राइट। और अब ये भारतीय प्लेट यहाँ पर दबी है। अब देखो दोनों प्लेटों पर वलित पर्वतों का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। और भारतीय प्लेट लगातार आगे बढ़ेगी और वो पुश करेगी तो इन सेडिमेंट की ऊंचाई क्या होगी? बढ़ेगी, राइट। और यहाँ भूकंप आएंगे, लेकिन बहुत गहराई में यह नहीं जाएगी तो यहाँ पर ज्वालामुखियों का क्या होगा? अभाव होगा, ठीक है ना। तो जब भी कहीं दो कॉन्टिनेंटल प्लेट आएगी, हमेशा ध्यान रखना, जब भी दो कॉन्टिनेंटल प्लेट या ऐसे या कैसे भी आए तो पहले उनके बीच महासागर क्या होंगे? क्लोज होंगे। और एक स्थिति और होती है जब दोनों प्लेट चलती हैं तो यहाँ भी उनके प्रेशर लग रहा होता है, यहाँ भी उनके प्रेशर लग रहा होता है। अगर मुलायम चट्टाने हैं तो यहाँ पर पहले से ही वलन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है कुछ, राइट। लेकिन जब एक प्लेट नीचे चली जाती है और जब ये टकराते हैं तब यहाँ पर ऊंचे वलित पर्वतों का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है, राइट। और इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल जहां पर सब कुछ क्लोज हुआ और ये गया, यह हिमालय होता है। यहाँ पर हिमालय का निर्माण इसी प्रक्रिया में होता है, ठीक है ना। चलो हमेशा याद रखो दोनों कॉन्टिनेंटल हैं तो इनके घनत्व में बड़ा अंतर नहीं होगा। फिर इसमें मेजर पार्ट कौन प्ले करेगा? वेलोसिटी। हमने अभी बताया कि वेग मुख्य पार्ट होगा इसमें। वेग भारतीय प्लेट का वेग सर्वाधिक वेग रहा है, इसलिए अधिक वेग होने के कारण ये क्या है? नीचे की ओर गई है सब, ठीक है ना। देखो कैसे करके, हाँ नहीं ओशियानिक प्लेट है वो, ओशियानिक प्लेट है, हाँ अलग प्लेट है, 33 सी प्लेट है, ठीक है ना। इसमें लिखिए पहले भारतीय प्लेट, इसमें लिखिए कैसे करके, दोनों महाद्वीपीय प्लेटों में घनत्व का अधिक अंतर न होने के कारण, घनत्व का अधिक अंतर न होने के कारण अधिक वेग वाली प्लेट का सीमित क्षेपण होता है। अधिक वेग वाली प्लेट का सीमित क्षेपण होता है, मतलब अधिक गहराई में नहीं जा पाती, सीमित क्षेपण होता है। अतः क्षेपित भाग सीमित रूप में पिघलता है, तथा उत्पन्न मैग्मा इतना शक्तिशाली नहीं होता है कि वह दूसरी प्लेट पर ज्वालामुखी उद्गार उत्पन्न कर सके। अतः इस प्रकार के प्लेट अभिसरण में ज्वालामुखी उद्गार नहीं पाए जाते हैं, किंतु यहां छिछले और तीव्र भूकंपों की दशाएं अवश्य पाई जाती हैं। यहां पे ये एक डायग्राम बना सकते हो।
क्या हुआ? नहीं, फ्लैट स्लैब में ऐसे जाके ऐसे उठेगा, ये तो ऐसे गया, शैलो सबडक्शन, ठीक है ना? फ्लैट स्लैब नहीं, फ्लैट स्लैब में देखा होगा कल बना था तो ऐसे करके फिर ऐसे गया, है ना? ये शैलो सबडक्शन, फ्लैट स्लैब नहीं। क्या होगा? चांस बने, यहाँ जो बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा है, यह वाला, ये ऐसे उठेगा, ये पर्वत उठ जाएगा, तो ये वाला हिस्सा क्या होगा? अग्र गर्त कहते हैं। लेकिन यहाँ नदियाँ इसके सेडिमेंट को लाके क्या करेंगी? भर देंगी, तो यहाँ मैदान का क्या होगा? हिमालय के शिवालिक के दक्षिण में क्या है? मैदान है, तो यहाँ क्या बन जाएंगे? मैदान, है ना? चाहो तो अग्र आप शो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जब यहाँ पर वो प्लेट अंदर चली जाएगी और जब ये अंदर जाने की कोशिश कर रही होगी, जब ये प्लेट आके टकराएगी, तब यह भूसन्नति दशा है, तब यह भूसन्नति दशा ही है, ठीक है ना? और फिर जब अंदर जाएगी तब बलन हो जाएगा, राइट? तो जब भी दो प्लेट टकरा के ऐसे नहीं चली जाती, दो प्लेट टकरा के क्या होती है? ये होता है। तो जब ये कंडीशन है, ये हमेशा कौन सी कंडीशन है? भूसन्नति कंडीशन। और अपने आप यहाँ तेथिस सागर सबसे बड़ी क्या है? तेथिस सागर स्वयं में क्या है? यहाँ एक भूसन्नत जैसे ही तो, राइट? पिछला सागर से, है ना? हाँ हाँ, युराल बता देता हूँ, पहले ये देखो फिर बताते हैं युराल का। युराल पर्वत अभी कर लो फिर बताते हैं। मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर दूं। ध्यान रखो, दो कॉन्टिनेंटल प्लेट, दो कॉन्टिनेंटल पार्ट, इनके बीच में एक ओशियानिक पार्ट तो ओशियानिक प्लेट, दोनों तरफ यहाँ कॉन्टिनेंटल पार्ट, फिर ये कॉन्टिनेंटल पार्ट ओशियानिक पार्ट के साथ आगे बढ़ेंगे जो जहाँ चला जाए। तो यहाँ हमने एक कंडीशन ले ली है कि एक ओशियानिक पार्ट नीचे गया, वो कंज्यूम हो गया, खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तब ये दूसरा पार्ट दोनों सामने आ गए और अब ये टकराए। जब ये टकराए तो इनके बीच जो भी सेडिमेंट था वो सेडिमेंट क्या हो गए? वलित हो गए। उसमें वलित पर्वत का क्या हुआ है? निर्माण। लेकिन इस प्रक्रिया में चूंकि दोनों का घनत्व ज्यादा है, ऐसा दोनों का घनत्व में अंतर नहीं है, कम है दोनों का, तो यहाँ पर इस तरह का क्षेपण होकर ऐसे क्षेपण होता है। अब आप खुद देख रहे होंगे कि यहाँ पर अगर ये क्षेपण हो रहा है ये वाला, तो ये दोनों क्रस्ट क्या हो रहे हैं? डबल हो जा रहे हैं, एक साथ जुड़ जा रहे हैं, जैसे दो ब्रेड एक साथ ऊपर नीचे सैंडविच की तरह रख दी जाए, इस तरह हो जा रहा है। तो इसको हम कहते हैं क्रस्टल डबलिंग। क्रस्ट क्या हो गया? डबल हो गया, राइट? और ये वाला ऐसे फोर्स ऊपर ऐसे क्रस्टल डबलिंग, नीचे नहीं जा रहा है। तो इस प्रक्रिया में यहाँ पर क्रस्टल डबलिंग होती है, राइट? अब जो प्लेट का आगे वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, ये कुछ पिघलेगा, लेकिन पिघल करके मैग्मा इतना ताकतवर नहीं होगा कि वो क्या करेगा? तोड़ के बाहर आ जाए। तो मैग्मा अंदर ही अंदर घूमेगा, जहाँ मौका मिलेगा, जहाँ पे कहीं दरार वगैरह कुछ मिलेगी तो फिर वहां से मैग्मा क्या होगा? बाहर आ जाए तो आ जाए, नहीं तो यहाँ पर इस पर्वत के साथ यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार नहीं होंगे। एक बात और समझो, जब ये प्लेट ऐसे जाती है तो यह क्षेत्र जहाँ इसका हाथ वाला ये है, यहाँ पर लगता है जैसे ये प्लेट जुड़ गई, ये प्लेट इसके साथ लगता है जैसे क्या है? जुड़ गई। और जहाँ पर यह क्षेत्र जहाँ ये जुड़ती हुई लगती है, उसी क्षेत्र को एक नाम और देते हैं, सचर जोन। इसे हम इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे, यहाँ जरूरत नहीं है। इसे हम क्या देते हैं? सचर जोन। यहाँ पर यह सचर जोन की दशा होती है जहाँ पर एक महाद्वीपीय प्लेट दूसरी महाद्वीपीय प्लेट के नीचे जाती है, लगता है जैसे दोनों संलयित हो गई, दोनों जुड़ गई, और इसी क्षेत्र को कहा जाता है सचर जोन, जिसे हमने कल कहा था सीवन क्षेत्र। जैसे दो बॉल आपस में क्या कर दी जाए? बॉल के दोनों हिस्से आपस में सिल दिए जाएं, उसी तरह की दशा यहाँ उत्पन्न होती है, जिसे हम कहते हैं सचर जोन, राइट? तो यहाँ पर यह स्थिति पाई जाती है किसमें? यह स्थिति पाई जाती है महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण में। पीछे तक में तो ये बात कुछ क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है, चलो। नहीं, कैसे बनेगा? जब वो ऐसे जा ही नहीं रही 45 पे, ऐसे जा रही है, तो ऐसे प्रश्न पूछो। हाँ, राइट? ये पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें, ठीक है ना? यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक? कितनी बात समझ आ रही? अब देखो एक दो एग्जांपल देख लें। जैसे एक बात ये समझो, पहली बात, आज जो आप प्लेट टेक्टोनिक्स देख रहे हो ना, ये हम कह सकते हैं कि यह ग्लोबल प्लेट टेक्टोनिक्स है। जब सारी प्लेट डेवलप हो गई, आप तब पढ़ रहे हो, उतना करो। जब ये प्रारंभ में एक पृथ्वी आई होगी जो गर्मा गर्म थी, फिर वो ठंडी हुई, तो क्या प्लेट तुरंत बन गई होंगी? क्या नहीं, राइट? और पृथ्वी हर जगह समान रूप में ठंडी भी नहीं हुई। जहां जहां ठंडी होती गई वहां वहां समझ लो इस तरह के चट्टानी पैच आते गए, चट्टानी टुकड़े आते गए, चट्टानी पैच, राइट? तो यहाँ पर हर जगह एक साथ थोड़ी ठंडी होगी, कहीं पे शीघ्रता से ठंडी हुई, कहीं पे देर से ठंडी हुई। और जब पृथ्वी ठंडी होनी शुरू होती है तो इसके ऊपर चट्टानें बननी शुरू होती हैं। तो मान लो अगर यह एक चट्टानी इलाका बन गया, जब यह चट्टानी इलाका बन जाता है ना, तो हम इसको बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? क्रेटन। क्या बोलते हैं? क्रेटन। जब पृथ्वी ठंडी हुई, ठंडे क्षेत्र उभरे, चट्टानी क्षेत्र उभरे, उन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? क्रेटन, राइट? अब जब ये क्रेटन हुए, फिर जो भी मौसमी दशाएं हुई, बरसात हुई, कुछ भी हुई, तो अब क्रेटन से क्रेटन का क्या होना शुरू होगा? अपरतन। क्रेटन का क्या होना? ये दो क्रेटन हैं, क्रेटन 1, क्रेटन ए, क्रेटन बी, राइट? दो क्रेटन बन गए, राइट? दोनों के बीच का हिस्सा धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। अब यहाँ पर ये दोनों अपर्दित होना शुरू होंगे। जब दोनों अपर्दित होना शुरू होंगे तो दोनों के अवसाद यहाँ क्या होंगे? फैलना शुरू होंगे। इधर अवसाद यहाँ आएंगे, हर तरफ अवसाद जाएंगे जहाँ जा सकते हैं, राइट? जब ये अवसाद जाएंगे तो जहाँ इनके अवसाद इकट्ठा होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्लेटफॉर्म। क्या कहते हैं? प्लेटफॉर्म। क्रेटन बना, क्रेटन का अपरतन हुआ, उसका हिस्सा किनारे आया, वह प्लेटफॉर्म कहलाया। और जो क्रेटन का भाग नीचे अपर्दित होने के बाद बचा रह गया, उसको हम कहते हैं क्या? शील्ड। क्या कहते हैं? शील्ड। अब क्रेटन हो गया किस चीज से बना? शील्ड और प्लेटफॉर्म, शील्ड और प्लेटफॉर्म। अब अगर ये दोनों क्रेटन टकरा जाएंगे, इनके बीच बहुत अवसाद है, और इनके टकराने से इनके बीच में क्या होगा? वलित पर्वत आ जाएगा। एक क्रेटन था मारवाड़ क्रेटन, एक क्रेटन था यहाँ पर बुंदेलखंड क्रेटन। जब दोनों क्रेटन टकरा गए तो इनके बीच आ गया अरावली। अरावली को आप प्लेट टेक्टोनिक्स से नहीं समझा सकते, बहुत पुराने पर्वतों में प्लेट टेक्टोनिक्स फेल है। वो किससे आएगा? क्रेटन से, जिसे हम कहते हैं क्रेटोजेनेसिस। ये हम अरावली देखेंगे, मैंने बताया था, क्योंकि अभी एक मित्र ने पूछा कि यूराल पर्वत कैसे निर्मित हुआ। तो यूराल पर्वत जब निर्मित हुआ तो उस वक्त जो आज आप यूरेशिया देख रहे हो ना, वो नहीं था। यहाँ पर एक प्लेट थी बाल्टिका और यहाँ पर एक थी साइबेरिया। ये दोनों टकराई और टकरा करके जुड़ गई और इनके सचर जोन पे क्या आ गया? सचर जोन पे क्या आ गया? यूराल। सचर जोन पे क्या गया? यहाँ पर यूराल। और ये दोनों मिल गए, आज कहलाते हैं यूरेशिया। हमेशा से यूरेशिया नहीं थे। यह जो घटना है यह पैंजिया के पहले की घटना है। ये कब की घटना है? पैंजिया के पहले की घटना है, राइट? तो ये यूराल का यहाँ पर क्या हुआ? निर्माण हुआ। समझ गए आप? अब लिखो उदाहरण, अब बात करते हैं, अभी वाला एग्जाम्पल लिखो इसमें। इसमें लिखो उदाहरण।
उदाहरण नंबर एक हिमालय पर्वत का निर्माण। हिमालय पर्वत का निर्माण भारतीय और यूरेशियाई महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण का परिणाम है। इन दोनों प्लेटों के मध्य टेथिस सागर की उपस्थिति थी, जिसके अवसादों के वलन से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। भारतीय प्लेट का यूरेशियाई प्लेट में सीमित क्षेपण हुआ है। अतः यहां ज्वालामुखी नहीं पाए जाते। हिमालय क्षेत्र में ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं, जबकि भारतीय प्लेट अभी भी उत्तर पूर्व की ओर गतिशील है। जिससे उत्पन्न संपीडन बल के अधीन हिमालय की ऊंचाई में वृद्धि हो रही है तथा विवर्तनिक रूप से सक्रिय होने के कारण यह भूकंपग्रस्त क्षेत्र भी है। अब एक बात हमेशा अच्छे से याद रखो, आप जितना ये पेंजिया देख रहे हो ना, ये बचा रहेगा हमेशा। ये असली वाला पार्ट बचा रहेगा और बाकी पार्ट हमेशा क्या होगा, खत्म हो जाएगा। जैसे भारतीय प्लेट अभी देख रहे हो जा रहे हैं, तो आपको लग सकता है कभी खत्म हो जाएगी, नहीं, मैदान पूरे जब खत्म हो जाएंगे, जो मैदान है, और प्रायद्वीपीय भाग जाके पूरा मिल जाएगा, तब भारतीय प्लेट का अंदर जाना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और फिर जो उनके ऊपर हिमालय बने वो अपर्दित हो जाएंगे, वो बिल्कुल समतल हो जाएगा, और अल्टीमेटली यही सारे बचेंगे। क्यों? क्योंकि इनके घनत्व दोनों सबके कम है, तो अल्टीमेटली आपस में क्या होने, इनको जुड़ जाना है। तो जितना पेंजिया का ओरिजिनल हिस्सा देख रहे हो, यह कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, ये बार बार टूटेंगे और बार बार जुड़ेंगे, और अब तक यह घटना कम से कम 6 बार हो चुकी है। जो पेंजिया था, पेंजिया के पहले भी एक सुपर कॉन्टिनेंट था, उसके पहले भी एक सुपर कॉन्टिनेंट था, वे बार बार टूटे हैं और बार बार जुड़े हैं। राइट, जैसा हमने कहा अभी पेंजिया है, ये टूटा है, आज का विश्व देख रहे हैं, फ्यूचर में कौन सा सुपर कॉन्टिनेंट आएगा, अमेसिया। राइट, एरिया वही कर जाएगा, कम मत करो, एरिया चेंज हो जाएगा। हो सकता है प्लेटें, ये जो एक प्लेट देखो 2 प्लेट में हो जाए, या 2 प्लेट आपस में क्या हो जाए, जुड़ के उनका आकार बड़ा हो जाए, ये हो सकता है। राइट, तो अब देखो, जब यहाँ पर ये दोनों टूट के ऊपर चले गए, यहाँ पर ये मान लो यूरेशिया आ गया, फिर भारतीय प्लेट टूटी, भारतीय प्लेट आगे की तरफ चली, सम्मान धारा और सारी चीज, और जब भारतीय प्लेट आगे चल रही तो याद रखना, इसमें अरावली, इसमें सीलांग पठार पहले से मौजूद है, ये बात याद रखना। प्रायद्वीपीय भाग में जब भारतीय प्लेट चलेगी, ये दोनों मौजूद है। पूछो क्यों? क्योंकि पेंजिया कितने करोड़ साल पहले, 30 करोड़ साल पहले, अरावली कितने करोड़ साल पहले, 60, उससे पहले बन चुका था, 60 तक तो विकसित हुआ है। अर्थात जब भारतीय प्लेट चल रही है तो अपने दोनों कोनों पर अपना झंडा लेकर चल रही है। राइट, अब जब भारतीय प्लेट ये पहुंचेगी यहाँ पर, बिल्कुल ऐसे सीधे नहीं, इसको समझ लो पुष्पा की तरह कंधा झुका के चल रही है। तो यहाँ पर अभी प्लेट ऐसे झुकी हुई है कि ये वाला पार्ट पहले जाके क्या करेगा, टकराएगा। तो ये वाला पार्ट पहले जाके टकराएगा, अरावली पहले जाके टकराएगा। तो अब ये हिस्सा इस तरह से जाके टकरा गया, यहाँ के अवसाद ऊपर उठ गए बहुत तेजी से, इसीलिए हम यहाँ पर देखते हैं नंगा पर्वत, और यहाँ के सेडिमेंट क्या है, ऐसे मुड़ गए। और जब ये प्लेट ऐसे जाके टकरा गई और जाना चाह रही है और नहीं जा पा रही है, तो प्लेट अब क्या हुई, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ी, और जब प्लेट एंटी क्लॉकवाइज मुड़ी तो ये हिस्सा आके इस पे टकरा गया, नामचा बरवा। यहाँ जो सेडिमेंट है इसने फोर्स लगाया, ये आकार ऐसा है, यहाँ पर आगे बढ़ी, ये फोर्स लगा, ये पूरा सेडिमेंट दब गया। इसलिए हिमालय आपको भारत की तरफ ऐसे दिखाई पड़ता है, यहाँ से ऐसे उठ जाता है और यहाँ से ऐसे उठ जाता है। राइट, भारतीय प्लेट कभी भी जाने का है। राइट, यहाँ पर तो इसी क्षेत्र में जहाँ ये जाके जुड़ती है, वहाँ क्या बना है, सचर जोन। और सचर जोन गहरा क्षेत्र, घाटी जैसा क्षेत्र, वहाँ 2 नदियाँ बहती हैं, एक तरफ इंडस और एक तरफ ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में कहते हैं यारलुंग सांगपो। इसलिए इस सचर जोन से चूंकि इंडस बहती है, सांगपो बहती है, इसलिए जहाँ ये मिल रहे हैं ये सचर जोन कहलाता है, इंडस सांगपो सचर जोन। राइट, इसी तरह जैसे यहाँ सचर जोन है, उसी तरह यहाँ पर एक और सचर जोन है, जिसे हम कहते हैं टूटिंग डिटिंग सचर जोन। कोई जरूरत नहीं, राइट, सचर जोन
हाल के समय में जो यहाँ भूकंप महसूस किए गए हैं, वाडिया इंस्टीट्यूट ने यहाँ के सचर जोन का उसमें योगदान बताया है, राइट। तो यह भारतीय प्लेट की क्या है, यह मैकेनिज्म है इसके अंदर, राइट। और भारतीय प्लेट जितनी बार इसने अंदर धक्का दिया है उतनी बार सेडिमेंट में क्या हुआ है, वलन हुए हैं, और जितनी बार ये धक्का दिया जाएगा कुछ चट्टानें एक दूसरे के ऊपर क्या होंगी, चढ़ जाएंगी। जब चट्टानें एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगी तो वहां भ्रंशों का क्या होता है, निर्माण होता है। इसलिए यहाँ पर पर्वत शिखर है, भ्रंश है, तगड़े वलन है, हर तरह का यहाँ पर डिफॉर्मेशन है। यहाँ पर चूंकि भारतीय प्लेट अंदर गई है तो भारतीय प्लेट जो महाप्रायद्वीपीय हिस्सा है यह प्राचीनतम चट्टानें हैं, इसलिए हिमालय के नीचे प्राचीनतम चट्टानें, दबाव के कारण कायांतरित चट्टानें हैं और उसके ऊपर कुछ अवसादी चट्टानें। तो हिमालय में विभिन्न चट्टानों का क्या है, क्रम पाया जाता है। और अभी हिमालय लगातार क्या है, ऊपर उठता जा रहा है, हिमालय लगातार ऊपर उठता जा रहा है। नदियां क्या कर रही हैं, अपर्दन कर रही हैं। नदियां जितना अपर्दन करती हैं थोड़ा बैलेंस कम होता है, हिमालय फिर क्या होता है, ऊपर उठने की कोशिश करता है। इसलिए यहाँ पर सिर्फ प्लेट के कारण ही भूकंप नहीं आ रहे हैं, यहाँ संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया में भी क्या है, भूकंप आ रहे हैं। तो अगर हम यहाँ चरण देखें, यहाँ से आप चरण समझ सकते हो, इंडियन प्लेट, तैतीस सागर प्लेट, यूरेशियन प्लेट। पहले तैतीस सागर प्लेट नीचे गई, ये इंडियन प्लेट पास आ गई, तैतीस सागर प्लेट नीचे चली गई मान लो, तो तैतीस सागर प्लेट के यूरेशियाई प्लेट के टकराने से यहाँ दो पर्वत बन गए। कौन बन गया पहले, कराकोरम, और कौन बन गया, लद्दाख। कराकोरम और लद्दाख, राइट। फिर इन दोनों प्लेटों की टक्कर हुई। जब इन दोनों प्लेटों की टक्कर हुई तो भारतीय प्लेट का सीमित क्षेपण हो गया, भारतीय प्लेट का सीमित क्षेपण हो गया, इसके ऊपर यूरेशियाई प्लेट आ गई। कराकोरम लद्दाख के साथ यहाँ पर जहां पर ये जुड़ी हैं ये सचर जोन बनता है, और इसी के साथ यहाँ पर महान हिमालय और थोड़ा सा हिस्सा और वलित हुआ, जिससे यहाँ पर जास्कर आई, यहाँ पर जास्कर आई। और इसी क्रम में जब जब भारतीय प्लेट ने अंदर की ओर पुश किया है उसी क्रम में यहाँ पर श्रेणियों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो इसीलिए जब हम यहाँ से यहाँ चलते हैं तो यहाँ कराकोरम, यहाँ लद्दाख, यहाँ जास्कर, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक प्राप्त होता है। और शिवालिक आदि नदियों, शिवालिक आदि से जो अवसाद लाए गए हैं, यहाँ जो गर्त जैसा स्ट्रक्चर था वो क्या कर दिया गया है, भर दिया गया है। तो यहाँ पर मैदानों का क्या हुआ है, निर्माण। और ये ऊपर हमारे पास प्रायद्वीपीय पठार हैं, राइट। तो जब भी दो महाद्वीपीय प्लेट जाएगी, हिमालय तसल्ली में समझेंगे, अभी बस समझो, जब भी दो महाद्वीपीय प्लेट जाएगी पहले उनके बीच महासागर बंद होगा, फिर अधिक वेग वाली प्लेट नीचे चली जाएगी, सीमित क्षेपण होगा, वलित पर्वत का निर्माण होगा, ज्वालामुखी नहीं होंगे, भूकंप यहाँ पर तीव्रता वाले पाए जाएंगे। और चूंकि यह दशा सबसे अच्छी तरह हिमालय में प्राप्त होती है, इसलिए जब भी महाद्वीप प्लेट की टक्कर से कोई पर्वत बनेगा तो उस प्रक्रिया को कहा जाएगा हिमालयी तुल्य पर्वत निर्माण प्रक्रिया। क्लियर, इतनी बात समझ आ गई। फिर नंबर 2, हाँ, वर्ल्ड लेवल पे कहा जाता है हिमालय सबसे ऊंचा वर्ल्ड लेवल पे। नहीं बनाते हैं पर्वत तो नहीं बनाते हैं, भारतीय पर्वत बनाते हैं तो बहुत ऊंचा बनाते हैं, है ना। नेक्स्ट लिखो, वैज्ञानिकों के अनुसार अफ्रीका का एटलस पर्वत तथा यूरोप का आल्प्स पर्वत भी, यूरोप का आल्प्स पर्वत भी महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण से संबंधित है। महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण से संबंधित है, जिसमें अफ्रीकी प्लेट उत्तर पूर्व की ओर गति करते हुए यूरेशियाई प्लेट से अभिसरित हो रही है, यद्यपि यह अभिसरण पूर्ण नहीं हुआ है। अब देखो, यूरेशियाई प्लेट की गति तो ऑलमोस्ट ऐसी ही है, यहां पर अफ्रीकन प्लेट आगे जा रही है, बिल्कुल वही कंडीशन ऑलमोस्ट डेवलप हो रही है जैसी इंडिया और यूरेशिया के बीच थी, राइट। वहां पर भी 33 सागर था, यहां पर भी 33 सागर का अवशेष मौजूद है, राइट। लेकिन जब यह अफ्रीकी प्लेट ऊपर जाती है तो ये वाला इसका हिस्सा यहां पे दबाव दे देता है, और यहां के सेडिमेंट के वलन से एटलस का क्या हुआ है, यहां पर निर्माण हुआ है, राइट। और इस प्रक्रिया में जब इधर इटली और ये हिस्सा आपस में क्रिया करता है तो यहां दबाव पड़ जाता है और उससे यहां पर आल्प्स का क्या हुआ है, निर्माण, राइट। तो यहां पर इन दोनों के निर्माण की प्रक्रिया में जो मुख्य भूमिका है वह अफ्रीकी प्लेट और इनके अभिसरण की है। इसलिए इन दोनों के निर्माण की प्रक्रिया को भी महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण माना जाता है। यद्यपि यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं है, विद टाइम यहाँ पर ये पूरी तरह से बंद हो जाएगा और ये सारे हिस्से जुड़ के यहाँ पर एक वलित पर्वत का क्या हो जाएगा, निर्माण। तो भूमध्य सागर यह भी क्लोज हो रहा है, भूमध्य सागर भी यहाँ पर क्या है, क्लोज हो रहा है, लेकिन अभी यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है। तो यहाँ और यहाँ के दबाव में जिन पर्वतों का निर्माण है वो यहाँ पर एटलस और यूरोप की तरफ क्या है, आल्प्स है। ये भी महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण की प्रक्रिया में निर्मित हुए हैं। यही दो एग्जाम्पल आपके लिए जरूरी है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, पूछो मुझसे, पूछो, मैं बताता हूँ। कौन सी? ये नहीं, ये जा रही है और ये इसका पीछा कर रही है। जैसे मान लो अगर ये प्लेट ऐसे जा रही है, इसकी गति कम हो और इसकी ऐसे आने की गति क्या होगा, ज्यादा हो तो क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा ना। भारतीय प्लेट तो यूरेशियाई प्लेट से ऐसे टकराई है, राइट, सीधी टक्कर नहीं, ये जाकर के ऐसे क्या टकराई, ये ऐसे ही है ना। तो ये हो गया यहाँ पर यूरेशियाई प्लेट और अफ्रीकी प्लेट के दबाव जो अभी इनिशियल पड़े हैं उनसे यहाँ पर आल्प्स और यहाँ पर एटलस माउंटेन्स का क्या है, फॉर्मेशन है, ठीक है ना। कौन सी? यहाँ 33 सागर नहीं, यहाँ एक अलग प्लेट है, उसका नाम है मेसिना प्लेट। ये 33 सागर का अवशेष है, यहाँ पर एक प्लेट नहीं डेवलप हुई है, मेसिना। यहाँ देखोगे जब तुम मेसिना जल संधि वहाँ पे उसकी प्लेट यहाँ पे डेवलप हुई है, राइट। तो यहाँ पर ये आप इसके साथ ही माने
ये हो गया हमारा अभिसारी प्लेट कहा जाएगी किनारा। नेक्स्ट लिखो अपसारी प्लेट किनारा। हाँ देखो, उससे पूछते कि तुम जी क्यों रहे हो, उसे पूछते, उसे तो पूछना चाहिए था तुम जी क्यों रहे हो, अंत में मर जाना है तो जीने का क्या फायदा, इतना दुख क्यों उठाते हो, है ना? तो क्या जवाब होता उसका? क्योंकि वो जिंदगी का सिलेबस पूरा कर रहा है ना? हम यूपीएससी पूरा करते, देखो क्या, जब देखो यूपीएससी बिना किसी मतलब के नहीं पूछे आपको, आपका कोई भी ये भरोसा नहीं है कि यूपीएससी आपको कहाँ कब किस डेलीगेशन में भेज दे, आपको कहाँ कब किस डेलीगेशन में भेज दे। किसी भी देश में आपको किसी का भी कोई पार्ट बना के क्या किया जा सकता है, भेजा जा सकता है। आपके संबंध, आपके प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश में जाएंगे, कहीं जाएंगे तो हो सकता है वो भाषण कौन लिखे, आप लिखें। हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्धारण में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकता है आपदा प्रबंधन के संदर्भ में आपकी क्या हो, महत्वपूर्ण भूमिका हो। और जब ये सारी चीजें आएंगी और उस क्षेत्र के बारे में जब आप कुछ जानते नहीं है तो उसके बारे में अपने संबंधों का निर्वहन कैसे करोगे? छोटे स्तर पे अगर देखो, अगर आपको महाराष्ट्र में लगा दिया जाता है कि आप महाराष्ट्र का आपको दे दिया जाए मान लो, और आपको वहाँ पता नहीं वहाँ कैसी मिट्टी है, वहाँ की टेक्टोनिक कंडीशन कैसी है, वहाँ आपदाएं कैसी है, वहाँ जलवायु कैसी है, वहाँ कृषि कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का इतिहास कैसा रहा है, राइट, वहाँ का समाज कैसा रहा है, वहाँ की राजनीतिक स्थिति कैसी रही है, वहाँ जाके आप शासन कर पाएंगे क्या? वहाँ पर फिर आपको जो लोअर कैटेगरी का जो आया होगा, लोअर से पीछे से खूब बेवकूफ बनाएगा, है ना? अधिकांश कलेक्टर साहब इसी में तो बेवकूफ बनते हैं। वो जितना यकीन मानो चपरासी से शुरू होती है, मतलब कहा जाए कि गहन जानकारी, कलेक्टर तो बिल्कुल बेवकूफ बन के जाता। सबसे समझदार तो वहाँ का कौन होता है? चपरासी, फिर उसके बाद लोअर वाला, फिर समीक्षा अधिकारी, फिर पीसीएस, फिर ऊपर तो बैठ के हमको फाइल देखते हैं, राइट? अगर आपको ये सारी चीज नहीं पता है ना, आप वहाँ की व्यवस्था नहीं समझ पाओगे, फिर आप उसे पूरी तरह करोगे, उसके पूरे इनपुट पे रहोगे। अगर मान लो आपको और फ्रांस की, आपको फ्रांस के साथ भारत के संबंधों पर अगर आपसे कह दिया जाए, प्रधानमंत्री कहें कि हमसे उनसे बेहतर संबंध करने, एक अच्छा सा कैसे तैयार कर दिया, एक अच्छा सा भाषण लिख दीजिए, राइट? तो अगर आपको उसके बारे में पता ही नहीं है तो आप नहीं लिख पाएंगे। या आप शुरू कर सकते हैं कि जिस प्रकार हमारे यहाँ हिमालय गर्व का विषय है उसी प्रकार फ्रांस में आल्प्स भी कहीं से कम नहीं है ना। अब यहाँ से अपनी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था उठाते हुए आप ऐसा जोड़ दो कि फ्रांस को हमारे बिना कुछ मिलेगा, मौका करने आएगा, राइट? तो हमेशा याद रखो, यूपीएससी ने जो आपको सिलेबस दिया है वो सिलेबस इसीलिए दिया है कि आप भारत के सर्वश्रेष्ठ पदों पे जाकर सर्व करेंगे, राइट? उन पदों पे जाकर सर्व करेंगे तो आपके भारत के भूगोल, इतिहास, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर पक्षों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि वहां जो आपको कर्तव्य निर्वहन दिया जाए आप उसे बहुत सोच समझ के कर सकें। इसलिए सब देता है। यहाँ पर आपसे फैक्ट क्यों नहीं पूछा जाता है? फैक्ट इसलिए पूछा जाता है कि आप रखने वाले आदमी हो जाता है, आप केवल मेन बात याद कर सकते हो, रख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, बाकी आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखो। रखने के लिए तो आप एक घंटी बजाओगे वो समीक्षा कर लेके आ जाएगा, लेकिन आपको क्या समझना होगा, यहाँ जो चीजें बताई जा रही है ये सही बता रहे हैं, नहीं सही बता रहे, तो इसका जिस भारत के हर डिपार्टमेंट में इसका क्या होगा, यूटिलाइजेशन होगा, है ना? तो इसलिए बहुत जरूरी पढ़ना, है ना? बदले समझे? हाँ, अब सारी प्लेट किनारा कैसे लिखे? हाँ, नहीं सारे आ रहे हैं, नहीं आ रहे नहीं आ रहे मेरे पास आ रहे, नहीं मेरे पास आ रहा है। देखो मैं कहूँ अब सारी प्लेट किनारा, देखो अब सारी प्लेट किनारा, ठीक है? इस प्लेट किनारे में भाई जो भी चिट्ठी आगे पहुंचाते जाए आप लोग ना, ठीक है ठीक है, आ रहे मेरे पास, अमूमन आ रहे हैं सारे, आ रहे समय समय जवाब आ जाएगा। अरे नहीं आ गया मेरे पास, आ गया मेरे पास, आ गया मेरे पास, आ गया। इसको कल से अपना कबूतर लेके बैठना, ले तो आपको देखो अब सारी प्लेट किनारा, अब सारी प्लेट किनारा, इस प्लेट किनारे में, इस प्लेट किनारे में दो प्लेटें एक दूसरे से, दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में गति करती हैं, एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में गति करती हैं, दिशाओं में गति करती हैं। अब ये संबंध धारा लगेगी, राइट? तब यहाँ पर गति होगी, विपरीत दिशाओं में गति करती हैं, जिससे तनाव बल के अधीन, तनाव बल के अधीन अधीन दरारों या भ्रंशों का निर्माण होता है, दरारों या भ्रंशों का निर्माण होता है, तथा दुर्बलता मंडल पर, तथा दुर्बलता मंडल पर आरोपित दबाव में, आरोपित दबाव में कमी आने पर, कमी आने पर पेरिडोटाइट चट्टानों, पेरिडोटाइट चट्टानों के गलनांक में भी कमी आती है। रुको, पेरिडोटाइट चट्टानों के खनिजों के, सॉरी, पेरिडोटाइट चट्टानों के खनिजों के गलनांक में भी कमी आती है, तथा खनिजों के पिघलने से, खनिजों के पिघलने से निर्मित मैग्मा दरारों या भ्रंशों के सहारे भूपृष्ठ पर उद्गारित होता है, भूपृष्ठ पर उद्गारित होता है, जिससे भूपृष्ठ की नई परत का निर्माण होता है, नई परत का निर्माण होता है। अतः यह रचनात्मक प्लेट किनारा, रचनात्मक प्लेट किनारा, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन,
रचनात्मक प्लेट किनारा कहलाता है। रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन कहलाता है। अब यहां पर एक बात समझो पहले आप, तो हम तभी और डायग्राम बना लेना। पहले समझो, हमको यह पता है कि यह मान लो लिथोस्फीयर है और हमें यहां पता है संवहन धाराएं होती हैं, ये ऊपर आएंगी, फैलेंगी, नीचे जाएंगी। जो ये वाली हैं, ये वाली यहां पर तनाव बल का क्या करेंगी, निर्माण करेंगी। और अगर यहां पर ये कुछ है तो ये प्लेटें एक दूसरे से क्या है, दूर जाएंगी। राइट। अब एक बात ध्यान रखना, किसी भी संवहन धारा वाली प्रक्रिया में जब यह मैग्मा ऊपर उठता है तो हम इसे मैग्मा जब ये ऊपर उठता है ना, उसके लिए एक टर्म यूज होता है, वो होता है प्लूम। प्लूम टर्म यहाँ पर यूज होता है, लेकिन मेंटल प्लूम अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, बस सिंपल टर्म होता है यहाँ पे प्लूम। तो यहाँ पर जो मैग्मा का जो हिस्सा ऊपर उठता है उसे हम कहते हैं राइजिंग प्लूम, ये उठने वाला हिस्सा है। राइट। फिर इसके बाद जब ये फैला तो हम इसे बोलते हैं कि पार्श्व गति होती है, क्षैतिज गति होती है, इसको बोलते हैं लैटरल प्लूम, पार्श्व प्लूम। और फिर ये क्या होता है, नीचे की तरफ डूबता है, इसको हम बोलते हैं सिंकिंग प्लूम। सिंकिंग प्लूम, कोल्ड प्लूम भी कहा जा सकता है, क्योंकि ठंडा हो जाता है तो क्या होता है, नीचे की तरफ जाता है। तो जो भी यहाँ पर इस स्थिति में जो भी यहाँ पर प्लेटें हैं, वो प्लेटें राइजिंग प्लूम के ऊपर होंगे, राइजिंग प्लूम के ऊपर, यहाँ पर राइजिंग प्लूम के ऊपर हो, उठते हुए या मैग्मा के ऊपर मुखी प्रवाह के ऊपर हो। तो यहाँ से जब मैग्मा फैलता है, लैटरल प्लूम या पार्श्व गति करता है, तो यहाँ तनाव बल पड़ता है, और तनाव बल पड़ता है तो धीरे धीरे प्लेटें क्या है, मूव करना शुरू करती हैं, और इनके बीच दरार या भ्रंश का क्या होता है, निर्माण होता है। अब अगर मान लो यहाँ पर तापमान 1900 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेट अज्यूम 1900 डिग्री सेंटीग्रेड था, यहाँ पर एक चट्टान पड़ी थी, पेरिडोटाइट जो नाम है, मान लो इसमें XYZ 3 खनिज थे। राइट। और यहाँ टेम्परेचर इतना है और ऊपर से प्रेशर पड़ा है। एक्स का जो रियल में मेल्टिंग पॉइंट है वो है 1800 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन अगर ऊपर से प्रेशर पड़ा है तो इसका इस वक्त हो गया है मान लो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। राइट। वाई का मेल्टिंग पॉइंट है 1850 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर पड़ा है तो हो गया है 2050 डिग्री सेंटीग्रेड। मान लो जेड का मेल्टिंग पॉइंट है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर पड़ा है तो हो गया है 2200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये तीन यहाँ पे पड़े हैं XYZ। राइट। अब अगर यहाँ से प्लेट खिसकी तो यहाँ पर पड़ने वाला दबाव क्या होगा, कम हो जाएगा। और जैसे ही दबाव कम हुआ इन खनिजों के ऊपर, ये खनिज क्या होंगे, अपनी असली औकात पे आ जाएगा, अपने असली मेल्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे। और जब अपने असली मेल्टिंग पॉइंट पे आएंगे तो यहाँ देखो X पिघल जाएगा, Y पिघल जाएगा, लेकिन Z नहीं पिघलेगा। राइट। Z नहीं पिघलेगा तो यहाँ पर Z भारी बना रहेगा, क्योंकि जो पिघलेगा फैलेगा, और ये बाकी तो पिघल गए हैं तो हल्के हो गए हैं, तो ये गर्म और फैल तो हल्के हो गए क्या होंगे, ऊपर की ओर उठेंगे। और जो यहाँ दरार का निर्माण हुआ है ये उसके सहारे धीरे धीरे क्या होंगे, बाहर की ओर आ जाएंगे, और बाहर आ जाएंगे तो यहाँ फैल के नई भूपृष्ठ का क्या करेंगे, निर्माण कर देंगे। अर्थात ये कैसे है, ये रचनात्मक प्लेट किनारा है। राइट। तो यहाँ पर एक प्लेटों का एक दूसरे से दूर जाना अपसरण या अपसारी प्लेट किनारा कहलाता है। और इसमें मुख्य क्रिया यही है कि नीचे प्रेशर में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, बहुतों का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, ओरिजिनल हो जाता है, और इसी टेम्परेचर पर ये क्या है, पिघलना प्रारंभ कर देते हैं, और यहाँ से मैग्मा ऊपर की ओर चढ़ना शुरू करता है। और एक बात हमेशा याद रखना आप, जो पेरिडोटाइट, ये तो कंफर्म है ना कि नीचे पेरिडोटाइट चट्टान मिलती है, ये ध्यान रखना हमेशा। मेंटल में सबसे ज्यादा कौन सी चट्टान होगी, पेरिडोटाइट। तो मेंटल का तो भाग है दुर्बलता मंडल। तो याद रखना जो पेरिडोटाइट चट्टान होती है, हमेशा याद रखना ये बात, जो पेरिडोटाइट चट्टान होती है उसमें सिलिका 45% से कम होता है, याद रखना पड़ेगा, सिलिका 45% से कम होता है। अब सोचो जब पेरिडोटाइट पिघलेगी, और पेरिडोटाइट पूरी नहीं पिघलेगी, याद रखना हमेशा, वही खनिज पिघलेंगे जो अपने मेल्टिंग पॉइंट को पालेंगे। तो जब पेरिडोटाइट चट्टान का आंशिक गलन होगा, तो जो मैग्मा बनेगा वो जब ये ऊपर चलेगा तो रास्ते से सिलिका क्या करेगा, लेता जाएगा, और जब ये बाहर आएगा तो इसमें सिलिका की मात्रा 45% से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये हमेशा याद रखना, एक गोल्डन रूल है ये। राइट। और क्योंकि ऊपर आने पर ऊपर सिलिका ज्यादा है, नीचे सिलिका कम है, ऊपर वाले हिस्से में सिलिका क्या है, ज्यादा है, तो ये ज्यादा सिलिका को लेकर आएगा, तो इसमें सिलिका की मात्रा 45 से ज्यादा हो जाएगी। क्या कल आपको याद है कि किसमें सिलिका की मात्रा 45 से 52 होती है, मैं बता देता हूं, बेसाल्ट। किसमें होती है, बेसाल्ट। अर्थात जब पेरिडोटाइट चट्टान का आंशिक गलन होगा तो बाहर कैसा मैग्मा आएगा, बेसाल्टिक। कैसा आएगा, बेसाल्टिक मैग्मा यहां पर आएगा। राइट। और यह बेसाल्टिक मैग्मा जो होता है इसमें सिलिका की मात्रा कम है तो यह दूर तक फैलता है, और जब ये दूर तक फैलता है तो इसके ऊपर आसानी से एक लेयर क्या करेगा, यह मेंटेन कर सकता है, और इसमें नई भूपृष्ठ की परत बन जाती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रचनात्मक प्लेट किनारा। ये बात समझ में आई। राइट। इसलिए इसको क्या कहते हैं, रचनात्मक प्लेट किनारा। पहले हाँ, ये डायग्राम बना लो समझने के लिए। हाँ प्लीज, है ना करो। हाँ, एंड साइड में ज्यादा होती है, एंड साइड में होती है 52 से लेकर 63 तक आ जाएगी। किसने, ये वाली, ये महासागरीय कटनी। तो देखो हमेशा याद रखो कि जिस चट्टान में जितनी सिलिका होगी, अगर वो नीचे गई, पिघलती है तो बाहर आएगी, तो उसमें सिलिका उससे क्या होगी, ज्यादा। अब देखो कल क्या हुआ था, कल बेसाल्ट नीचे गई थी, बेसाल्ट में ऑलरेडी कितना होता है, 45% से 52%। तो जब बेसाल्ट पिघलेगी और यहां जो बाहर आएगा तो उसमें सिलिका क्या होगी, 52% से ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अभी जो अंदर है पेरिडोटाइट, उसमें ऑलरेडी कितने से कम है, 45 से। और जब यह पिघलेगी, जो भी पिघलेगा तो बाहर आएगा तो उसमें 45 से क्या हो जाएगा, और जब 45 से ज्यादा हो जाएगा तो कौन सी रेंज लेगा, 45 से 52, तो किसमें आएगा, बेसाल्ट में आएगा। राइट। तो कल बेसाल्ट गई थी, उसमें ऑलरेडी सिलिका ज्यादा थी, इसलिए ज्यादा। राइट। इसमें लिखिए करके अपसारी प्लेट किनारे की निम्नलिखित स्थितियां हो सकती हैं, अपसारी प्लेट किनारे की निम्नलिखित स्थितियां हो सकती हैं। अब यहां पर पहले समझो, हम पहले लेते हैं कि अगर ये कॉन्टिनेंट पे हो तो क्या हो। हम पहले यहां पर देखते हैं
कि अगर अब सारी प्लेट किनारा कॉन्टिनेंट पे हो तो क्या हो। ये कॉन्टिनेंटल एरिया है, ये यहाँ पर कॉन्टिनेंटल एरिया है और नीचे से यहाँ पर संवहन धारा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, ये कॉन्टिनेंटल एरिया है और नीचे से यहाँ पर संवहन धाराएं हैं, यही राइजिंग प्लूम कह सकते हो। यहाँ पर ये संवहन धाराएं हैं। अब ये दो काम करेंगी, एक तो इधर 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 इधर, प्लस ये जो इससे टच करेगी इसके कुछ ना कुछ खनिजों को क्या करेगी, पिघलाएगी। राइट, जब ये पिघलाएगी तो प्लेट क्या होती जाएगी, पतली होती जाएगी, प्लेट में थिनिंग होती जाएगी, प्लेट पतली होती जाएगी। जब यहाँ पर ये पिघलाएगी तो इसके हो सकता है कुछ खनिज वाष्पित भी हो जाए, और जब वो वाष्पित होंगे, इधर ये खिंचाव पड़ रहा है, पतली हो रही है, वाष्पित हो रहे हैं, तो हो सकता है उससे जो गैसें निकलें वो गैसें ऊपर भागने की कोशिश करें, लेकिन ऊपर भाग ना पाए। अगर दरार नहीं मिली तो यहाँ पर यह जो ऊपर की परत है वो फूल जाएगी। वो क्या होगी, फूल जाएगी। कई जगह देखते हो, कई बार जो स्थल भाग होता है ऊपर क्यों क्या है, फूल जाता है, गुंबदाकार हो जाता है। तो नीचे से जो ये गैसें ऊपर जाने की कोशिश करेंगी वो बाहर नहीं निकल पाएंगी, तो इसको फुलाएंगी, और जब ये फूलेगा यहाँ पर गुंबदीकरण की क्रिया होगी, और जब यह चट्टानों के सहने की सीमा से ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर दरारों का क्या होगा, निर्माण होगा, छोटी छोटी दरारें पड़ेंगी और लगातार बल लगेगा तो दरारें क्या होंगी, चौड़ी होती जाएंगी। राइट, अब यहां से दरार का निर्माण होना शुरू होगा। दरार नीचे से नहीं बनेगी, दरार कहां से बनेगी, ऊपर से। ऐसे ये है, ऐसे निकलना शुरू करेगी। अब सारी प्लेट किनारे में ये ऐसे निकलना शुरू करेगी। ये बताओ स्पष्ट रूप में ऊपर से दरार बनना समझ में आई कि नहीं समझ में आई। यहां पर कल्पना करो कि यह लिथोस्फीयर है, यहां से संवहन धारा हिट कर रही है, ये इधर और कुछ ऊपर इसको पिघला रही है, ये पतली हो रही है, इसके खनिज पिघल रहे हैं, गैसें निर्मित हो रही हैं, गैसें ऊपर जाना चाहती हैं, नहीं निकल पा रही हैं, तो लिथोस्फीयर फूलना क्या होगा, शुरू हो जाएगा। और जब ये फूलेगा, तेजी से बल लगेंगे, तो यहां दरारों का क्या होगा, निर्माण, और उस दरार के सहारे अब ये टूटना क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। अगर दरार इतने पे आई और इसके आगे अभी नहीं टूट पाई है तो यहां भ्रंश घाटी तो बन जाएगी, लेकिन इसमें अभी अंदर से लावा नहीं आएगा। लेकिन अगर ये मूव कर गई तो अब लावा क्या है, आएगा। और दूसरी चीज हो सकती है कि यहां पर अगर ये दो, जो एक सिंगल प्लेट थी, अगर ये दो में बन गई और दूर गई, ज्यादा जगह बची, तो अगल बगल के महासागर का पानी क्या होगा, इनके बीच में भरने की क्या करेगा, कोशिश कर सकता है। राइट, अब ये सोचो, जब ये दूर जाएगी और नीचे से लावा आएगा तो क्या होगा, बेसाल्टिक लावा। क्या होगा, बेसाल्टिक लावा। और समय के साथ यहां पानी भरता जाए, जो भी क्रियाएं हो जाए, मान लो विस्फोट हो चाहे जो हो जाए, धीरे धीरे यहां पानी भरता जाए, और एक बार ये दोनों हिस्से दूर चले गए, नीचे बेसाल्ट की चट्टान बन जाएगी, और उसके ऊपर क्या होगा, एक महासागर, एक सागर या एक खाड़ी का क्या होगा, निर्माण हो जाएगा। राइट, तो अब कॉन्टिनेंटल क्षेत्र में जब अब सारी प्लेट किनारा काम करता है तो दो तीन काम होते हैं। एक तो भ्रंश घाटी का क्या होता है, निर्माण हो सकता है। राइट, दूसरा, भ्रंश घाटी में कई जगह लावा उद्गार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या फिर यह बिल्कुल दरार के सहारे टूट जाएगा, तो यहां एक नए महासागरीय क्षेत्र का क्या होगा, निर्माण हो जाएगा। मित्र क्लियर है ना। राइट, अभी दिखा दूंगा तो समझ में आ जाएगा। अब आप यहां देखो इसी चीज को, यहां देखो, समझने की कोशिश करो इसे। यहां पर ये ऊपर वार्पिंग स्ट्रेचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट, वार्पिंग का मतलब ऊपर फूल जाना, इसे हम लोग सामान्य भाषा में गुंबदीकरण कहते हैं। राइट, और इस प्रक्रिया में चट्टान, ये जो प्लेट होगी पतली होगी, इसे कई बार लिख देते हैं अंतः प्लेट विरलन, प्लेट का आंतरिक भाग क्या हो रहा है, पतला हो रहा है, पतला। राइट, तभी तो टूटेगा यहां पर। राइट, तो यहां पर ये होगा, धीरे धीरे ऊपर से ये टूटना शुरू हो रहा है, देखो ऊपर से ये हुआ, और फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैली, फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैली, भ्रंश बन गया ना, इसके सारे चट्टानों के टुकड़े अलग हो गए, तो यहां भ्रंश घाटी का निर्माण हो गया, और यहां पर धीरे धीरे मैग्मा जहां आना हो जाए, विद टाइम जब ये प्रक्रिया धीरे धीरे अगर रुक जाए तो यहां पर जो अगल बगल का महासागरीय क्षेत्र था वो क्या होगा, भर जाएगा, पानी भर जाएगा, तो यहां पर एक महासागरीय क्षेत्र का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो जो महाद्वीपीय भाग है वहां पर भ्रंश घाटी बन सकती है, वहां पर भ्रंश घाटी के सहारे ज्वालामुखी उद्गार भी आ सकता है। अगर दोनों हिस्से अलग हो जाए तो वहां नए महासागरीय भाग का निर्माण संभव है। और यह भी हो सकता है भ्रंश घाटी बनो, लावा नहीं आ रहा है, बरसात का पानी बरस जाए तो यहां पर भ्रंश घाटी में झीलों का क्या होगा, निर्माण हो जाएगा। यह काम अफ्रीका में हुआ है, यह काम कहां हुआ है, अफ्रीका में। अगर हम अफ्रीका को देखें, पहले नीचे से देखो, यहां ये रेड कलर का दिख रहा है कुछ ना, रेड कलर, यहां पर अफ्रीकी प्लेट दो भागों में क्या है, बट रही है, और यहां पर भ्रंश घाटियों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ। इन सब जगह लावा नहीं आ रहा है, तो यहां पर बरसाती पानी भर जाने से यहां पर झीलों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ। भ्रंश घाटी में निर्मित झील है ये। राइट, इसमें सबसे लंबी झील है टागानिका। राइट, टागानिका लेक, विश्व की दूसरी सबसे पुरानी, दूसरी सबसे गहरी, और भ्रंश घाटी में सबसे लंबी झील टागानिका लेक। ये हुआ, देखते जाओ यहां पर ये भ्रंश घाटी फैल रही है, फैलते फैलते यहां आ गई लाल सागर। पहले ये हिस्सा क्या था, जुड़ा था, पहले अफ्रीका ये क्या था, जुड़ा था, महाद्वीपीय भाग में टूटा, जगह बनी, और उस जगह में अरब सागर का पानी भर गया, तो एक नया सागर आ गया, रेड सी। इन फ्यूचर हो सकता है अफ्रीका भी यहां से दो भागों में क्या हो, डिवाइड हो जाए, ये इधर हट जाए, ये इधर हट जाए, इनके बीच में यहां का पानी क्या होगा, भर जाएगा, पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, और बीच में हो सकता है अफ्रीका सागर आ जाए। राइट, कुछ भी हो सकता है। राइट, कॉन्टिनेंटल एरिया में ये तीन प्रक्रियाएं यहां पर संपन्न होती हैं। एक और एरिया है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ये पहले आपस में जुड़े थे, राइजिंग प्लूम, इसने हटाया, ये दोनों अलग हो गए, और पैसिफिक का पानी इसमें भर गया, और यहां पर आज हमें गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया दिख रही। समझ रही बात। राइट, तो कॉन्टिनेंटल एरिया में ये चीजें हो सकती हैं। उसमें लिखिए नंबर एक, जब यह परिघटना महाद्वीपीय भाग में होती है, या महाद्वीपीय प्लेट पे होती है, कुछ भी लिख सकते हो। जब यह परिघटना महाद्वीपीय भाग में होती है, तब महाद्वीपीय भाग में तनाव, गुंबदीकरण, डोमिंग
इसको डोमिंग कह सकते हो वार्पिंग की जगह, तनाव, गुंबदीकरण तथा तथा प्लेट विरलन, प्लेट थिनिंग, प्लेट विरलन की क्रिया के अधीन, प्लेट विरलन की क्रिया के अधीन अधीन भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, के अधीन भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, जो अंततः भ्रंश घाटी क्षेत्र के विस्तार, भ्रंश घाटी क्षेत्र के विस्तार के क्रम में नए सागरों को जन्म दे सकता है, नए सागरों को जन्म दे सकता है। वर्तमान में अफ्रीका महाद्वीप में इसी प्रक्रिया के अधीन महान भूभ्रंश घाटी ग्रेट रिफ्ट वैली, महान भूभ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है तथा भविष्य में यह महाद्वीप दो भागों में विभाजित भी हो सकता है, आपका क्वेश्चन पहले लाल सागर तथा कैलिफोर्निया की खाड़ी इसी प्रक्रिया में निर्मित भ्रंश घाटी में स्थित है। ये बात क्लियर हुई। अब एक बात देखो, ये यहां पर दूर जा रहा है, ये दूर गया, और मान लो अभी इतना पतला नहीं हुआ है कि नीचे से मैग्मा आ सके, और इसी समय इसमें आकर महासागरीय जल क्या है, भर गया, राइट। अब ये महासागरीय जल भर गया है, छोटा महासागर बन गया है, लेकिन यह स्ट्रेचिंग तो चलती रहेगी, तो अंततः प्लेट इतनी पतली हो जाएगी कि अब नीचे से मैग्मा आना स्टार्ट हो जाएगा, और जब नीचे से मैग्मा आना स्टार्ट हुआ तो अब यहाँ पर सागर नितल प्रसरण, अब क्या होगा, यहाँ पर सागर नितल प्रसरण, जो पुराना कुछ भी था वो आगे जाके कहीं खत्म हो जाएगा, और समय के साथ इस सागर का क्या होगा, विस्तार होता चला जाएगा। तो पहले यहाँ पर था, फिर ये टूटा, फिर ये सागर बना, और अब लगातार यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पर इसका लगातार प्रसार होता जा रहा है, और यहाँ पर क्या बनती जा रही है, मिड ओशियानिक रिसेस, राइट। तो जो कॉन्टिनेंटल क्षेत्र था वो गायब, पहले महासागर नहीं आए हैं, याद रखना, पहले महासागर नहीं आए हैं, पहले महाद्वीप आए हैं, राइट। और फिर उसके बाद बरसात हुई है, और फिर उसके बाद अंदर जब विभेदन की क्रिया हो गई, सारी परतें बन गई, उसके बाद संवहन धाराएं सेट हुई, और संवहन धाराओं ने महाद्वीपों को तोड़ना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। महाद्वीप टूटते गए, उनके बीच जगह बचती गई, अंदर से पेरिडोटाइट बेसाल्ट के रूप में आती गई, और वहां महासागरों का क्या होता गया, निर्माण होता गया, और इसी में महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट अस्तित्व में आ गई, और इनका आपस में सबकक्षन वगैरह स्टार्ट हो गया जब ये एक दूसरे के संपर्क में आए। तो पहले पृथ्वी आई, उसके बाद उसका शीतलन हुआ, इसी के साथ विभेदन हुआ, विभिन्न परतें बनी, ऊपर के हिस्से ठंडे हुए, बरसात हुई, उस बरसात में महासागरीय क्षेत्र आ गया, लेकिन अभी महासागर की तली बेसाल्ट वगैरह जैसी निर्मित नहीं थी, क्योंकि तब की क्रस्ट अलग थी, तब की पृथ्वी की सतह बिल्कुल क्या थी, डिफरेंट थी। और जब ये महाद्वीप वगैरह बने और सारी यहाँ पर परतें आ गई, तब यहाँ पर संवहन धाराएं सक्रिय हुई, जब संवहन धाराएं सक्रिय हुई तो उन्होंने इसी तरह कॉन्टिनेंट को क्या किया, ब्रेक किया, महासागरों का विस्तार किया, जहां महासागर आ गए वहां नीचे धीरे धीरे बेसाल्ट बढ़ गया, और दूसरी जगह पर ग्रेनाइट, रायोलाइट, एंडेसाइट ये महाद्वीपों के ऊपर आते चले गए। और आज जो हम देख रहे हैं वह ग्लोबल टेक्टोनिक्स है, जो कि एक लंबी प्रक्रिया का क्या है, नतीजा है। 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी आई, तो 4 अरब वर्ष पहले महासागर निर्मित हुए, केवल पानी बरसने से, अभी प्लेटें नहीं बनी थी, राइट। इन प्लेटों को बनने में अभी 1 अरब वर्ष और लगा। पहले माइक्रो टेक्टोनिक्स, फिर दूसरा टेक्टोनिक्स, सर्च टेक्टोनिक्स, फिर अब ग्लोबल टेक्टोनिक्स। हम इस वक्त क्या पढ़ रहे हैं, ग्लोबल टेक्टोनिक्स, हमारे लिए वही जरूरी है, लेकिन इससे एक हल्का आइडिया जरूर आना चाहिए आपको कि कैसे आज के महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ, कैसे ये प्लेटें आई होंगी। ये प्लेटें महाद्वीपों के ब्रेकिंग प्रोसेस, और जैसे यहाँ पर देख रहे हो, अभी यहाँ पर एक महासागर आ गया, समय के साथ जो महाद्वीप का पोर्शन होगा वो सब दूर चला जाएगा, यहाँ केवल बेसाल्ट फैलेगी, क्योंकि नीचे से क्या आ रही है, बेसाल्ट फैलेगी, ये महासागर हो जाएंगे और ये महाद्वीप हो जाएंगे। एक बात और, एक लंबे समय बाद ना संवहन धाराएं दिशा बदल देंगी, फिर कॉन्टिनेंट पास आने लगेंगे, महासागर डूबने लगेंगे। अब इस तरफ से महासागर क्या होंगे, इधर जब जाएगा तो यहाँ महासागर खुलेंगे और ये महासागर बंद हो जाएंगे, ये सब क्लोज हो जाएगा, और पीछे वाले महासागर खुल जाएंगे, ये फिर गति करेंगे, फिर आएंगे, और यही विल्सन का सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल है। यही विल्सन की क्या है, सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल, कि इसी प्रक्रिया में सुपर कॉन्टिनेंट बनते, टूटते और बिगड़ते। अब भगवान जाने में कितना समझा पाया, राइट। लेकिन एक आइडिया हम यहाँ दे सकते हैं, टाइम हम शायद और सीख पाए, लेकिन ये वाली पूरी प्रक्रिया समझ में आए कि समझ में आए, राइट। एक डायग्राम और देख लो, वो डायग्राम सिर्फ कही है, लेकिन अब कहाँ गया वो डायग्राम। आप दृष्टि वाले ज्यादा यूज करते हैं, तो मैं आपको सोचा कि वो दिखा दूं, इससे आप उस डायग्राम के नहीं तो कहीं ना कहीं आती है, ये हमारी कंटेंटिंग ज्यादा इस्तेमाल करती है। यहाँ पर देखो कॉन्टिनेंट है,
संवहन धारा, कंटिन्यूड थिनिंग ऑफ क्रस्ट एंड मेंटल लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर पतला होता जा रहा है, पतला होता तो देख रहे हो यहाँ पर, और फिर अल्टीमेटली महासागर क्या है, अल्टीमेटली पतले क्या आ गए, महासागर आ गए, राइट। तो ये वही प्रक्रिया जो हमने आपको पहले वाले उसमें शो की है। तो जब महाद्वीपों के नीचे अब सारी क्रिया होगी, राइजिंग प्लूम ये और प्लस पिघलाएगा तो तनाव लगेगा, गुंबदीकरण होगा, प्लेट की थिनिंग होगी, राइट। यहाँ पर प्लेट विल्डन होगी, तो उसमें फिर यहाँ पर भ्रंश घाटी का निर्माण होगा, भ्रंश घाटी का विस्तार हो जाएगा, नया महासागरीय क्षेत्र, और फिर अल्टीमेटली यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार, तो मध्य महासागरीय तटक और सागरों का विस्तार होता चला जाएगा, ठीक है। नंबर 2, जब यह प्रक्रिया महासागरीय भाग, नर्मदा भ्रंश का तरीका अलग है बेटा, नर्मदा और उसका तापी का, नर्मदा है, तापी है, महानदी है, चंबल है, सोन है, गोदावरी है, कृष्णा है, ये सब भ्रंश में कुछ ने भर लिया है, कुछ का बचा है, जिसका बचा है उसमें क्वेश्चन पूछते जो भर गया वो भर गया। ये अलग तरीके, जब हिमालय बनेगा तब इसका निर्माण होगा, इस प्रक्रिया में नहीं हुआ है ना, वो हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया में। लेकिन जब यह प्रक्रिया महासागरीय भाग में होती है, महासागरीय भाग में होती है, तब मध्य महासागरीय तटक निर्मित होते हैं, तब मध्य महासागरीय तटक निर्मित होते हैं, तटक निर्मित होते हैं, तथा सागर नितल प्रसरण, सागर नितल प्रसरण की दशाएं बनती हैं, सागर नितल प्रसरण की दशाएं बनती हैं। यदि कटकों की ऊंचाई अधिक हो जाए, यदि कटकों की ऊंचाई अधिक हो जाए, तब कभी कभी ये सागर तल के बाहर आकर, तब कभी कभी ये सागर तल के बाहर आकर द्वीपों का रूप धारण कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल एजोर्स है, द्वीपों का रूप धारण कर सकते हैं, द्वीपों का रूप धारण कर सकते हैं। द्वीप तटक से भी बन सकते हैं, ये बात ध्यान रखना है ना, लेकिन कम बनेंगे। तो आपसे कोई पूछे द्वीप किससे बनेंगे, ट्रेंच किससे बनेगी, ट्रेंच जो हम लोगों ने, तो अभिसारी नहीं बनेगी, राइट। आइलैंड और ट्रेंच अभिसारी नहीं बनेंगे, राइट। यहाँ पर भ्रंश घाटी बनेगी, ये ट्रेंच नहीं है, ये भ्रंश घाटी बनेगी, और कुछ कटक हो सकते हैं वो द्वीप का क्या करें, रूप धारण कर लें, अगर मैग्मा ज्यादा मात्रा में आ गया, ठंडा होकर ऊपर हो गया। पहला चीज, अब सारी प्लेट किनारे में दरारों के सहारे, दरारों को हम हिंदी में विदर भी कहते हैं, याद रखना, विदर, पिसर कहते हैं, पिसर या विदर। दरारों के सहारे लावा का उद्गार होता है, बेसाल्टिक लावा कम गैस युक्त और अशान होने के कारण, अशान का मतलब नॉन विस्कस, दूर तक फैलता है, गाढ़ा ना हो पतला, अशान होने के कारण, अशान नॉन विस्कस, कम गैस युक्त, बेसाल्टिक लावा कम गैस युक्त तथा अशान होने के कारण, ठीक है ना, कम गैस युक्त तथा अशान होने के कारण शांत तरीके से, बहुत विस्फोट नहीं होता, शांत तरीके से उद्गारित होता है। अशान नॉन विस्कस, पतला लावा, जैसे पानी और मोबिल आयल, तो मोबिल आयल श्यान है, पानी अशान, शांत उद्गार होता है ना, शांत रूप में उद्गारित होता है। अतः ऐसे ज्वालामुखी विस्फोटक नहीं होते हैं, तथा छिछले भूकंप के बावजूद भूकंपों की तीव्रता काफी कम होती है, भूकंपों की तीव्रता काफी कम होती है। देखो, जो विस्फोटकता होती है ना, विस्फोटकता 2-3 चीजों पे डिपेंड करती है। पहला, उसमें गैसों की कितनी मात्रा है, जितनी ज्यादा गैसें होंगी उतना प्रेशर क्रिएट होगा, और जितना प्रेशर क्रिएट होगा विस्फोट के चांस बढ़ जाएंगे। और दूसरा, लावा कितना गाढ़ा है, कितना थिक है, जितना गाढ़ा होगा वो उतना ही धीरे चढ़ेगा। कल्पना करो, अगर यहाँ पर आप इतने सारे दरवाजे ना, एक दरवाजा भी छोटा सा सकरा सा खोल दिया जाए, बड़ा सा निकल जाओ, तो विस्फोट से तुम लोग बाहर निकलोगे, है ना। और अगर जितने लोग उतने दरवाजे यहाँ बना दिए जाए, सोचिए अगर, तो अपेक्षाकृत आसानी से आप लोग क्या है, निकल जाए, क्लास चलती रहेगी, निकल जाए। तो यहाँ पर उसी तरह अगर थिक लावा है तो लावा धीरे से चढ़ता है, और पीछे से गैसें और लावा क्या करती हैं, उसको धक्का मारती हैं, तो अलग तरीके का प्रेशर क्या होता है, जनरेट होता है। और अगर निकलने के लिए केवल एक छोटी सी जगह हो और निकलने के लिए एक बड़ी दरार बनी हुई है, तो यहाँ पर निकलना अपेक्षाकृत क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो जब मैग्मा गाढ़ा होता है, उसमें गैसें ज्यादा होती हैं, निकलने के लिए स्पेस कम होता है, तो वहां ज्वालामुखी काफी विस्फोट से आते हैं। लेकिन जब मैग्मा पतला है, गैसें नहीं है, बहुत कम है, राइट, गैसें केवल वही होंगी जो अंदर मिनरल के पिघलने से कुछ मिल रही है, वाष्पित होने से कुछ मिल रही है, राइट। और तीसरा, निकलने के लिए बहुत ज्यादा मार्ग हो, तब फिर इसमें उद्गार तो विस्फोट नहीं होते, तब इसमें विस्फोट नहीं होगा, तो यहाँ पर फिर भूकंपों की तीव्रता भी क्या है, अपने आप कम हो जाती है, राइट। अब एक बात समझना, कई लोग ये लग सकता है जैसे महासागर है, तो लगता होगा सर जब ये इधर जाएगा तो पानी अंदर जाना चाहिए, राइट। पानी अंदर नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि यह मैग्मा आकर के रास्ते को क्या कर रहा है, ब्लॉक कर दे रहा है, रास्ते को यह ब्लॉक कर दे रहा है, राइट। और यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ पर जब ये लावा आता है, क्षारीय लावा है, और क्षारीय लावा का टेम्परेचर 1000 प्लस में होता है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, राइट। तो यहाँ पर लावा के उठने की शक्ति ज्यादा है, ये अंदर नहीं जा पाएगा, लावा से क्या करेगा, ऊपर उठा देगा, तो यह पानी अंदर नहीं प्रवेश करता है, ये बात आप ध्यान रखें। पानी में आग लगना इसे कहते हैं, ठीक है ना। आप कई जगह जाएंगे तो यहाँ पानी से लावा बिल्कुल आग यहाँ पे निकल रही होती है, महासागर के अंदर से ऊपर आग आ रही होती है, क्योंकि अंदर का लावा इसको नीचे पानी को नहीं जाने देगा, ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, महासागरीय भाग में, महाद्वीपीय भाग में ज्वालामुखी उद्गार है, लेकिन कम विस्फोटक है, भूकंप है, लेकिन भूकंपों की तीव्रता ज्यादा नहीं है, यह शांत प्रकार का उद्गार और कम तीव्रता वाले भूकंप आते हैं। नेक्स्ट देखिए, संरक्षित प्लेट किनारा।
कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन, कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन, संरक्षित प्लेट किनारा। इस प्लेट किनारे में, इस प्लेट किनारे में दो प्लेटें, इस प्लेट किनारे में दो प्लेटें, इस प्लेट किनारे में दो प्लेटें आपस में घर्षित होती हुई, मतलब रगड़ खाती है, घर्षित होती हुई गति करती हैं, घर्षित होती हुई गति करती हैं। पहले इसके साथ नीचे ये बना लो, एक्सप्लेन करना। एक ही दिशा में भी हो सकती हैं, लेकिन हम आइडियल डायग्राम ऐसे डेवलप करते हैं। घर्षित होती हुई गति करती हैं। नीचे इसमें न तो प्लेट के किसी भाग का विनाश होता है, इसमें न तो प्लेट के किसी भाग का विनाश होता है और न ही नई भूपृष्ठ का निर्माण, और न ही नई भूपृष्ठ का निर्माण। अतः इसे संरक्षित प्लेट किनारा कहते हैं। संरक्षित रखिए लो, अतः इसे संरक्षित प्लेट किनारा कहते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियास भ्रंश है। सैन एंड्रियास भ्रंश है, जहां उत्तरी अमेरिकी तथा प्रशांत प्लेटें, उत्तरी अमेरिकी तथा प्रशांत प्लेटें आपस में घर्षित हो रही हैं, आपस में घर्षित हो रही हैं। इस प्रकार के प्लेट किनारे में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं, क्योंकि स्पेसिंग नहीं बनती है, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं, किंतु तीव्र भूकंपों की दशाएं पाई जाती हैं, तीव्र भूकंपों की दशाएं पाई जाती हैं। अब यहां पर यह क्षेत्र है सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया भी बहुत ज्यादा भूकंप आ चुका है, 9 रिक्टर स्केल पे आ चुका है। एक फिल्म भी है सैन एंड्रियास, जब मौका मिले तो देखना। यहाँ पर दो प्लेट ऐसे घर्षित होती हुई यहाँ पर जाती हैं इस तरह से, तो यहाँ पर तेज भूकंप की संभावना होती है, लेकिन चूंकि न तो दूर जा रही है, न तो अंदर जा रही है, रगड़ खा रही है, तो यहाँ ज्वालामुखी उद्गार नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो हमारे लिए जीएस में यही 3 प्रकार के प्लेट किनारे हैं। एक और होता है ग्लाइडिंग वगैरह, जिसमें आराम से प्लेट चली जाती है, पर वो जीएस वगैरह में नहीं पढ़ना। ये बोलो नहीं, अच्छा उतना रेयर, राइट, उसको लेकर हम दुखी नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या शुरुआत रखते हैं, कल हम लोग इसको देखेंगे। कल हम लोग रुक जाओ, चलो कल इस बात करें। कल हम लोग इसकी आलोचना देख लेंगे और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से इसका कंपैरिजन आ सकता है, और इसके अलावा कल ज्वालामुखी और बाकी जो आपके आंसर बचे हैं उन पर हम आपसे कल डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।